हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। आज हम आपको एक नई और रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, बिलियनियर बॉय 2। चलिए शुरू करते हैं। इसे मैंने अपने खून से लिखा है। आपका अपना रेहान। ये लेटर पढ़कर मैडम डिसूजा गुस्से से चीख पड़ी। स्टाफ रूम के बाहर मौजूद राहुल ने अपने साथ मौजूद लड़कों से कहा, अब इस रेहान के बच्चे को आएगा मजा। चला था मुझसे पंगा लेने। मैडम डिसूजा गुस्से से तमतमाती हुई स्टाफ रूम से बाहर निकली। उनके हाथों में वह लेटर और एनवेल था। तभी उनके रास्ते में आकर राहुल ने मासूम सा फेस बनाकर मैडम डिसूजा से कहा, गुड मॉर्निंग मैम। मैडम डिसूजा इतनी ज्यादा नाराज थी कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और वह आगे निकल गई। फिर कुछ सोचकर उन्होंने पीछे पलटकर राहुल को देखा और गुस्से से कहा, ये लड़के इधर आओ। राहुल बिल्कुल डिसिप्लिन स्टूडेंट की तरह हाथ बांधकर मैडम डिसूजा के करीब पहुंचकर बोला, जी कहिए मैम। मैडम ने अपनी आंखों में अपना पावर वाला चश्मा सेट करते हुए कहा, ये रेहान तुम्हारे बैच में है ना? राहुल ने हाँ में सर हिला दिया और मासूम सा फेस बनाकर बोला, क्या बात है मैम, क्या उसने फिर से कोई नई शैतानी की है? मिस डिसूज काफी नाराज थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने कुछ सोचकर कहा, वैसे अभी इस वक्त वह कॉलेज के बॉयज लॉकर रूम में है। ये सुन मिस डिसूजा बिना कुछ बोले वहां से चली गई। उनके वहां से जाने के बाद राहुल ने अपने दोस्तों को देखकर उन्हें हाई फाई दिया और सभी हंसने लग गए। रेहान बॉयज लॉकर रूम में मौजूद था। वो फुटबॉल मैच के लिए रेडी हो रहा था कि तभी वहां मिस डिसूजा गुस्से से तमतमाती हुई पहुंची। अचानक मिस डिसूजा को बॉयज लॉकर रूम में देखकर वहां मौजूद लड़के हड़बड़ा गए। कुछ फुटबॉल प्लेयर्स कपड़े चेंज कर रहे थे तो अचानक उन्हें वहां देखकर वो इधर उधर छिपने लगे। रेहान अपनी जर्सी पहन रहा था। इस वक्त उसकी बॉडी पर सिर्फ ब्लू कलर की डेनिम जीन्स थी। मैडम को सामने देखकर उसने खुद को व्हाइट कलर के टॉवल से फट से कवर कर लिया। उसे ऐसा करते देखकर मिस डिसूजा ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, शर्म नहीं आती? झूठी एक्टिंग कर रहे हो। ये बोलकर उन्होंने उसे ब्लड की बोतल दिखाई। रेहान ने ब्लड की बोतल देखकर कहा, जी हाँ मैंने आपको भिजवाई थी। ये बात सुनकर मैडम डिसूजा और भी ज्यादा चिढ़ गई और उन्होंने कहा, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? जवाब में रेहान ने कहा, मैम रूल इस रूल और मेरे हिसाब से रूल सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, राइट? तब तक नील भी वहां पहुंच चुका था। उसने मिस डिसूजा के बातें सुन ली थी। राहुल भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां आ पहुंचा था। नील रेहान के पास आ गया और उसने मिस डिसूजा की ओर देखकर कहा, यस मैम, रूल इस रूल और इसमें गलत क्या है? मिस डिसूजा ने घूर कर नील को देखा और उसके मुंह पर लेटर फेंक कर कहा, अपनी टीचर को लव लेटर भेजना कौन सा रूल है? उनकी ये बात सुनकर रेहान और नील दोनों हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगे। नील ने धीरे से मुंह फटो की कहा, तुझे डिसूजा मैम पर क्रश है? मैं तो सोच भी नहीं सकता था तेरा टेस्ट ऐसा होगा। रेहान ने धीरे से उसे जवाब दिया, बकवास बंद कर और लेटर उठा। नील नीचे झुककर फर्श पर पड़ा लेटर उठाकर पढ़ने लगा। फिर रेहान ने उससे पेपर झपट लिया और उसे पढ़कर बोला, मैम ट्रस्ट मी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये तो वो आगे कुछ बोल पाता कि उससे पहले उसकी नजर राहुल पर पड़ी, जो कि मिस डिसूजा के पीछे से अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देकर रेहान को चिढ़ा रहा था। रेहान को सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। मिस डिसूजा ने नाराज होकर कहा, मैं तुम्हें आज के आज इस गेम से डिस्क्वालीफाई करती हूँ और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम कॉलेज के किसी भी गेम का हिस्सा कभी ना बनो। बोलकर वहां से बाहर जाने लगी। रेहान दौड़कर उनके पीछे पहुंचा और उसने हाथ जोड़कर बोला, मैम प्लीज ट्रस्ट में, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। दरअसल मुझे ब्लड सैंपल देने के लिए कहा गया था और मैंने ऐसा किया भी। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे साथ ऐसी शरारत करेगा। ये बोलकर उसने पीछे पलटकर एक नजर राहुल को देखा, जो कि अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। मिस डिसूजा ने उसे डांट लगाते हुए कहा, बंद करो अपनी बकवास, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। ये बोलकर वो बॉयज लॉकर रूम से बाहर निकल गई। रेहान उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए उन्हें फॉलो करने लगा, लेकिन वो रेहान की कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं थी। तभी अचानक उनका मोबाइल बजा। उन्होंने फोन पिक किया। दूसरे साइड की बात सुनने के बाद उन्होंने हैरान होकर कहा, व्हाट, हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर उन्होंने फोन पर जवाब में कहा, ओके आई विल मैनेज। ये बोलकर उन्होंने फोन कट कर दिया। रेहान अब भी उनके पीछे मासूम सा फेस बनाकर मौजूद था। मिस डिसूजा ने रेहान की ओर देखकर कहा, तुम खेलने के लिए रेडी हो जाओ। रेहान सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगा। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हारी टीम के कैप्टन का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी जगह मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में डाल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम जीत कर दिखाओगे। उनके इतना कहते ही रेहान खुशी के मारे छोटे बच्चों की तरह उछल पड़ा। लेकिन तभी मिस डिसूजा ने उसे अपनी कड़क आवाज में उससे कहा, लेकिन तुम्हें पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ऐसा घटिया हरकतें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। रेहान घुटनों पर बैठ गया और बोला, मैम आप जो पनिशमेंट देंगी मुझे मंजूर है। मिस डिसूजा ने अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखा और गहरी सांस लेकर बोली, मैच शुरू होने में 25 मिनट बाकी है।
रेहान उठकर खड़ा हो गया और डिसिप्लिन बच्चों की तरह हाथ बांधकर उनकी बातें बड़े गौर से सुनने लगा। वो आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, 25 राउंड्स ऑफ द फुटबॉल फील्ड विद नॉन स्टॉप। ये सुन बिना किसी आर्ग्यूमेंट के रेहान ने हाँ में सर हिला दिया और एक गहरी सांस ले फुटबॉल ग्राउंड की ओर चला गया। वो फुटबॉल ग्राउंड पर अपने पनिशमेंट वाले राउंड पूरे कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ऑडिटोरियम की सीढ़ियों पर पड़ी, जहां राहुल और शानोंग मौजूद थे। राहुल शानोंग के होठों पर किस किए जा रहा था और शानोंग भी उसकी पीठ अपने लंबे नाखूनों से सहला रही थी। ये देखकर रेहान ने अपनी नज़रें दूसरी ओर कर ली और अपनी दौड़ने की स्पीड बढ़ाकर वो तेजी से उनकी नज़रों से दूर जाने की कोशिश करने लगा। वो वहां से क्रॉस हो ही रहा था कि तभी शानोंग की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी। वो हंसते हुए राहुल से कह रही थी, अगर आज तुमने ये मैच जीत लिया ना तो तुम्हारा इनाम पक्का। राहुल शरारती लहजे से बोला, अच्छा इसका मतलब आज रात सिर्फ तुम और मैं अकेले एक कमरे में। शानोंग ने हंसते हुए उसकी बात बीच में काट दी और रोमांटिक होकर बोली, हाँ बाबा, सिर्फ तुम और मैं। ना जाने क्यों रेहान को इस बार उनकी बातें सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे खुद पर हंसी आ रही थी कि उसने शानोंग जैसी लड़की को चूज किया। रेहान स्पीड से ग्राउंड के चक्कर पूरे कर रहा था क्योंकि अब मैच शुरू होने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त बचा था और रेहान अच्छी तरह समझ रहा था कि ये मैच उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आज का मैच जीत गया तो मिस डिसूजा उसे उस गलती के लिए माफ कर देंगी जो उसने कभी की ही नहीं थी। ये मैच हंसराज कॉलेज के साइंस स्टूडेंट्स वीएस कॉमर्स स्टूडेंट्स के बीच होने वाला था और रेहान कॉमर्स स्टूडेंट को किसी भी कीमत में डिसअपॉइंट नहीं होने देना चाहता था। कुछ देर बाद रेहान ने फुटबॉल फील्ड के 25 राउंड पूरे कर लिए। फुटबॉल फील्ड पर सारे प्लेयर्स मौजूद थे। रेहान की टीम की रेड कलर की जर्सी थी और राहुल की टीम की येलो जर्सी। फील्ड पर कुछ खूबसूरत लड़कियां हाथों में पॉम पॉम लेकर छोटी स्कर्ट पहनकर दोनों टीम को चीयर कर रही थी, जिसमें शानोंग भी मौजूद थी और वो बार बार राहुल को देखकर फ्लाइंग किस दे रही थी। फुटबॉल मैच का अनाउंसमेंट हो चुका था और दोनों टीम के कैप्टन को शेक हैंड कर अपना खेल शुरू करना था। रेहान और राहुल दोनों ने शेक हैंड किया तो राहुल ने रेहान को आंख मारकर कहा, तू कैप्टन बनकर आ गया नीस। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, तेरी रेंटेड गर्लफ्रेंड दिखाई नहीं दे रही, लगता है तू टाइम पर रेंट नहीं दे पाया। देख मेरी गर्लफ्रेंड छोटी ड्रेस में कितनी सेक्सी लग रही है। ये बोलकर उसने शानोंग को फ्लाइंग किस दिया और रेहान को देखकर सार्कास्टिक स्माइल करने लगा। रेहान ने जवाब में स्माइल कर दिया और कहा, जिसे तू मेरी गर्लफ्रेंड समझता है वो तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चीपो नहीं है और ना ही उसे छोटी स्कर्ट पहनकर हाथों में पॉम पॉम लेकर लड़कों के सामने डांस करना पसंद है, समझ आया तुझे। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी ग्राउंड के बाहर मौजूद ऑडियंस के बीच से जोरदार आवाज आई, यूजो रेहान। आवाज रेहान को जानी पहचानी सी लगी, इसलिए रेहान ने तुरंत ऑडियंस के बीच नजर डाली, जहां शेफाली हल्की सी मुस्कान लिए उसकी ओर देख उसे चीयर कर रही थी। रेहान को ये देखकर बहुत राहत मिली। उसने उसे देखकर हाथ हिला दिया तो शेफाली ने धीरे से अपने कान पकड़ लिए। शेफाली को मैच में देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन उसने उसे देखकर बुरा सा मुंह बना लिया। रेहान ने राहुल से कहा, मैंने कहा था ना, जिसे तू मेरी गर्लफ्रेंड समझता है वो तेरी गर्लफ्रेंड की तरह चीपो नहीं है। तब तक फुटबॉल मैच की विसल बज गई। फुटबॉल मैच शुरू हो गया। वहां मौजूद ऑडियंस की हार्ट बीट तेज होने लगी। कुछ देर बाद राहुल की टीम ने एक गोल कर दिया, जिससे राहुल का सीना चौड़ा हो गया, लेकिन रेहान ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद फुटबॉल रेहान के पास आए। वो गोल करने ही वाला था कि तभी वहां राहुल पहुंचा और उसने रेहान को पैर फंसाकर गिरा दिया और बॉल लेकर उसने बाजी मार ली। रेहान की टीम वाले जोर जोर से चिल्लाने लगे, फाउल फाउल, लेकिन उनकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रेहान गुस्से से राहुल को घूर रहा था। राहुल और उसकी टीम इसी तरह चीटिंग कर गोल पर गोल किए जा रही थी। इसी दौरान राहुल ने रेहान के करीब आकर कहा, फुटबॉल में राहुल को हराना बच्चों का खेल नहीं है, घर जा और जाकर बॉर्नविटा पी। जवाब में रेहान ने उसे गुस्से से घूर कर देखा। राहुल ने सार्कास्टिक स्माइल देकर कहा, आले आले बेबी को गुस्सा आ गया। ये बोलकर राहुल गोल करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, रेहान ने अपना पैर फंसाकर उसे गिरा दिया और उसके गिरते ही रेहान ने गोल कर दिया और फिर वो उसके पास आकर बोला, जैसे को तैसा। अब रेहान की टीम भी राहुल की टीम को पीछे कर इसी तरह गोल पर गोल करने लगी। राहुल गुस्से से रेहान को घूर कर देख रहा था। रेहान ने उसके गाल सहला कर कहा, आले आले गुस्सा आ रहा है, जा और घर जाकर बॉर्नविटा पी। ये बोलकर रेहान ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और फिर गेम में बिजी हो गया। इसी दौरान शानोंग जोर जोर से चिल्लाने लगी, कम ऑन राहुल कम ऑन। लेकिन रेहान की टीम को ना जाने कौन सा नया जोश आ गया था, जो इस बार उन्होंने राहुल और उसकी टीम को एक बार भी गोल नहीं करने दिया और रेहान की टीम का स्कोर राहुल की टीम के स्कोर से आगे बढ़ गया। ऐसा रिजल्ट देख राहुल ने अपनी टीम को बुलाकर शकल बनाया और टीम के लोगों को कुछ समझाने लगा। और उधर रेहान भी अपनी टीम से कह रहा था, हमें बस राहुल की टीम पर फोकस रखना है, वो लोग जिस तरह खेलेंगे बस हमें भी वही करना है, डिफेंस में ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओके। कुछ देर बाद एक बार फिर गेम शुरू हुआ। राहुल की टीम के सारे प्लेयर्स ने मिलकर रेहान की टीम को चारों ओर से घेर लिया था।
फुटबॉल राहुल के पास थी। रेहान जैसे ही उसके करीब पहुंचा, राहुल ने उसे एक बार फिर धक्का देने की कोशिश की, लेकिन इस बार रेहान प्रिपेयर था। उसने पहले ही राहुल को धक्का देकर गिरा दिया और गोल मार दिया, और इसी के साथ पूरी ऑडियंस खुशी से चिल्लाने लगी, रेहान इज द विनर, रेहान इज द विनर। ऑडियंस में बैठी शेफाली के चेहरे पर भी एक बड़ी की मुस्कुराहट आ गई। वो भी खुशी से बोर्ड लेकर खड़ी हो गई। इस वक्त उसके साथ नील भी मौजूद था। शानोंग ने तो पॉम पॉम राहुल के मुंह पर फेंक दिया और गुस्सा होकर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे रोकते हुए कहा, मेरी बात तो सुनो, लेकिन वो काफी गुस्से में थी और राहुल की एक भी बात नहीं सुनना चाहती थी। उधर शेफाली फुटबॉल फील्ड में रेहान के पास पहुंच गई। इस वक्त उसकी टीम ने मिलकर उसे गोद में उठा रखा था, लेकिन शेफाली को देखते ही रेहान उसके करीब आ गया। शेफाली ने बहुत डेसेंटली रेहान से कहा, कांग्रेचुलेशन, तुम जीत गए। रेहान ने थोड़ा हैरान होकर कहा, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला यहाँ मैच हो रहा है? शेफाली कुछ बोल पाती कि उसके पहले नील वहां पहुंचा और उसने रेहान को गोद में उठाकर गोल घुमा दिया। रेहान ने उसके सर पर टपली मारकर कहा, तूने ही इन्फॉर्मेशन पास की होगी। ये सुन नील शेफाली की ओर देखा और रेहान से बोल पड़ा, जब कोई तेरे बारे में पूछने खुद चलकर आ जाए तब बेचारा मैं क्या करता। रेहान ने उसके सर पर टपली मारी और शेफाली से कहा, पर शेफाली तुम्हारी गलतफहमी कैसे दूर हुई? शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, मैंने बहुत सोचा, फिर लगा कि आपकी बात सही थी, मैंने आपके बारे में। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी मिस डिसूजा ने माइक में अनाउंसमेंट की, आज की विनर टीम है टीम रेड यानी कॉमर्स टीम। ये अनाउंसमेंट सुनकर सारे कॉमर्स स्टूडेंट एक साथ चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्रे। मिस डिसूजा आगे अनाउंसमेंट करते हुए बोली, कॉमर्स टीम के कैप्टन रेहान अपनी टीम के साथ यहाँ ऊपर स्टेज पर आ जाए। रेहान ने शेफाली की ओर देखा तो शेफाली ने उसे स्टेज पे जाने का इशारा कर दिया। रेहान अपनी टीम के साथ स्टेज पर पहुंचा, जहां उसे इनाम के तौर पर बड़ी सी शील्ड दी गई। शेफाली और नील जोर जोर से विसल बजाकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। इस वक्त स्टेज के पीछे राहुल अपने घुटनों पर बैठकर शानोंग से कह रहा था, डार्लिंग मेरी बात तो सुनो। जवाब में शानोंग गुस्से में बोली, तुम्हारी क्या बात सुनूं मैं, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना। ये बोलकर वो पैर पटक कर वहां से जाने लगी। राहुल ने उसे मनाते हुए कहा, डार्लिंग तुमने देखा ना वो लोग कैसे चीटिंग कर रहे थे। शानोंग ने कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, बात तो बहुत हीरोगिरी वाली करते हो, तुम उस रेहान से हार गए, आई कांट बिलीव इट। ये बोलकर उसके जाने के बाद राहुल झुंझला कर दीवार पर पंच मारने लगा। तभी उसे रेहान की टीम वालों की आवाज सुनाई पड़ी, ईस्ट और वेस्ट रेहान इज द बेस्ट। आवाज सुनकर उसने पीछे पलट कर देखा। शेफाली और नील उनकी टीम के आगे बोर्ड पर रेहान का नाम लिख उसे लेकर डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी टीम के लड़कों ने उसे गोद में उठा रखा था और इस वक्त रेहान के हाथों में जीती हुई बड़ी सी चमचमाती शील्ड भी थे। राहुल के करीब आकर रेहान ने लड़कों को कुछ इशारा किया, जिससे लड़कों ने उसे नीचे उतार दिया। रेहान ट्रॉफी लेकर राहुल के करीब पहुंचा और तिरछी स्माइल देकर बोला, क्या हुआ बाबू को? उसकी बाबू अकेले छोड़कर चली गई, सो सैड। राहुल ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, रेहान मेरा मूड पहले से ऑफ है, मुझसे बकवास मत कर। इस पर रेहान अपनी शील्ड राहुल को करीब से दिखाते हुए बोला, अरे मैं तो तुझे ये चमचमाती शील्ड दिखाना चाहता था जो तेरी किस्मत में नहीं थी और तू बुरा मान गया। राहुल ने उसे घूर कर देखा। तभी शेफाली को याद आया कि किस तरह राहुल ने उसे मैनिपुलेट किया था। वो भी बोल पड़ी, अगर किसी को पीछे करने का शौक है तो उसे दौड़कर पीछे करो, ना कि उसके पैर खींचकर या उसके खिलाफ झूठी कहानियां बनाकर। समझ आया तुम्हें? राहुल ने शेफाली को देखकर कहा, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो। शेफाली ने गुस्से से जवाब दिया, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर अब कभी तुमने मुझे रेहान के खिलाफ भड़काने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेफाली की बात सुनकर नील ने हंसते हुए राहुल से कहा, यार आज तो तेरा अनलकी डे है, तेरे हाथ से शील्ड भी गई और तेरी गर्लफ्रेंड भी। राहुल गुस्से से उन्हें देखने लगा। शेफाली ने रेहान से कहा, आज बहुत अच्छा दिन है, तुम्हें इनाम मिलना चाहिए मेरी तरफ से। उसके इतना कहते ही रेहान अपनी आंखें बड़ी कर उसे गौर से देखने लगा। राहुल भी मुंह फाड़ कर शेफाली को देख रहा था। शेफाली ने उन दोनों को आंखें छोटी कर देखते हुए कहा, आज हम लंच साथ में करेंगे और वह ट्रीट मेरे साइड से होगी, ओके? जवाब में रेहान ने ठंडी सांस ली और हंस पड़ा। एक बार फिर रेहान को उसकी टीम ने गोद में उठा लिया और नारेबाजी करते हुए वहां से बाहर निकल गए। तभी रेहान का मोबाइल बजा। फोन सचिन का था। रेहान ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से सचिन की बात सुनकर रेहान हैरानी से बोल पड़ा, क्या आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? रेहान और सचिन की बात फोन पर अब तक जारी थी। सचिन ने हंसते हुए कहा, जी हाँ मिस्टर मित्तल, मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं किसके साथ अपनी शर्त की बात कर रहा हूँ। रेहान ने सामने मौजूद शेफाली और नीली को धीरे से एक्सक्यूज मी कहा और कॉलेज कैंपस के दूसरे साइड जाकर सचिन से बात करने लगा। उसके वहां से हटते ही शेफाली ने नील को कोहनी मारकर कहा, इसे क्या हुआ, किससे बात कर रहा है? नील ने उसे छेड़ते हुए कहा, गेटिंग जेलस हम। तो शेफाली मुंह बनाते हुए बोली, नहीं ना, बस देखने में थोड़ा परेशान लग रहा है।
इसलिए पूछा। नील ने गौर करते हुए कहा, अच्छा हाँ यार, तुम तो सही कह रही हो, कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, वो देहरा राजकुमार कुछ भी हैंडल कर लेगा। वहाँ रेहान ने सचिन से फोन पर कहा, आप कैसी शर्त रखना चाहते हैं, खुलकर कहिए। सचिन ने हंसते हुए कहा, मिस्टर मित्तल आप एक बार फिर से सोच लीजिए। जवाब में रेहान ने कहा, मैं सोच समझकर बातें करता हूँ, आप बेफिक्र होकर कहिए। सचिन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं इस हॉस्पिटल में काम करने के लिए रेडी हूँ। रेहान ने पूछा, बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं? सचिन ने कहा, मैं चाहता हूँ आप 1 महीना और 15 दिन मुझे असिस्ट करें। रेहान उनकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोला, आप जानते आप क्या कह रहे हैं? सचिन जवाब देते हुए बोले, जी हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, मेरे ऐसा कहने से क्या होगा और क्या हो सकता है। फिर कुछ सोचकर वो आगे बोले, खैर आप इतने बड़े आदमी हैं, मैं समझ सकता हूँ ये काम आपकी आन बान और शान के खिलाफ होगा, तो मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप मुझे असिस्ट कर रहे हैं, ये बात मैं कहीं रिवील नहीं होने दूंगा। रेहान उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। कुछ जवाब ना आने पर सचिन गहरी सांस लेते हुए बोले, जानता हूँ आपके लिए ये बहुत बड़ी बात होगी, मैं सोचने के लिए आपको शाम तक का वक्त देता हूँ, अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं इसे आपकी ना समझूंगा। ये कह उन्होंने ने कॉल रख दी। रेहान खुद से बात करते हुए बोला, अजीब आदमी है, अंकल चौहान ने पहले ही बताया था ये इजी आदमी नहीं, लेकिन आज तो साफ साफ देख भी लिया। तभी वहाँ शेफाली और नील पहुंच गए। नील ने रेहान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, किसका कॉल था? रेहान ने उन्हें बताया, हॉस्पिटल के हेड मिस्टर सचिन अरोरा का। उसका परेशान चेहरा देख शेफाली बात को पलटते हुए सबसे बोली, अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और चलो हम किसी अच्छे होटल में अच्छा सा लंच करते हैं। रेहान ने नील और शेफाली की ओर देखकर कहा, गाइस बस मुझे 5 मिनट दो, मैं अभी चेंज करके आया। ये बोलकर रेहान वहां से लॉकर रूम की ओर कपड़े चेंज करने चला गया। वो वापस आया तो उसने शेफाली की ओर देखकर कहा, चलें। शेफाली ने हाँ में सर हिला दिया। तभी नील के फोन पर एक मैसेज आया। उसने उन दोनों की ओर देखकर कहा, गाइस मुझे कुछ काम याद आ गया है, मैं नेक्स्ट टाइम तुम लोगों के साथ आऊंगा, ओके बाय। ये बोलकर नील, शेफाली और रेहान का जवाब सुने बगैर ही वहां से तेजी से चला गया। उसके जाने के बाद शेफाली ने हैरानी से रेहान से पूछा, इसे क्या हो गया? रेहान ने अपने कंधे उचकाकर कहा, आई डोंट नो, एनीवेज हम चलते हैं। ये कह वो दोनों कॉलेज की पार्किंग में पहुंचे जहां शेफाली ने अपनी स्कूटी पार्क की थी। शेफाली ने रेहान को देखकर हिचकिचाते हुए कहा, एक्चुअली मेरे पास ये स्कूटी ही है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? रेहान ने हंसते हुए बोला, अरे तुमने आज तक कभी नील की रेट्रो स्कूटर नहीं देखी क्या? हम तो शुरू से ही उसी पर बैठकर कॉलेज जाते थे। हा। शेफाली के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने स्कूटी की डिक्की से अपना हेलमेट निकाला और स्कूटी में बैठकर रेहान को पीछे बैठने को कहा, और इसी के साथ उसकी स्कूटी दिल्ली की बिजी रोड में हवा से बातें करते हुए निकल पड़ी। रास्ते में शेफाली मुस्कुराते हुए कहा, आज बहुत दिन बाद मैं किसी दोस्त को स्कूटी पर बैठा कहीं जा रही हूँ। रेहान भी मुस्कुराते हुए बोला, तुम मुझे सच में दोस्त मानती हो? इस बात पर शेफाली जोर से हंस पड़ी और बोली, और नहीं तो क्या, ये भी कोई पूछने की बात है? पर रेहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसे इस तरह साइलेंट देख शेफाली ने उससे पूछा, तुमने ऐसे क्यों पूछा, बताओ ना? उसका सवाल सुन रेहान लंबी सांस लेते हुए बोला, काफी दिन बाद नील को छोड़ किसी ने मुझे दोस्त माना है, तुम कॉलेज आई मुझे बहुत खुशी हुई, पता नहीं तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचा? शेफाली थोड़ा सैड होते हुए बोली, उसके लिए आई रियली सॉरी। उस दिन हॉस्पिटल से निकलने के बाद राहुल मेरे पास आया था, कहने लगा तुमने शानोन को धोखा दिया है और तुम लड़कियों की मदद कर उन्हें इसी तरह फंसाते ही। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है, पर उस दिन ना जाने क्यों मैं घबरा गई थी। दरअसल इस तरह कोई अनजान आदमी सेल्फलेस होकर कोई मदद करता नहीं है ना, इसलिए वो थोड़ा। फिर वो आगे कुछ सोचकर बोली, मैच देखने तो मुझे आना ही था और तुमने मुझे बगैर कुछ कहे माफ कर दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। रेहान शेफाली के सर पर तपली मारते हुए बोला, अनजान किसे कहा, मैं तो दोस्त हूं ना, अभी तो कहा तुमने, तो फिर दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, अंडरस्टूड। शेफाली भी मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्टूड। रेहान मुस्कुराते हुए बोला, तो बस अब लगता है हम तीनों को मुन्ना भाई वाली स्कूटी खरीद लेनी चाहिए, तीनों उस पर सवार होकर मूलचंद के पराठे खाने चलेंगे। ये कह दोनों हंसने लगे। शेफाली को यकीन ही नहीं हो रहा कि इतना बड़ा आदमी इतना ग्राउंडेड भी हो सकता है। कुछ देर बाद वो दोनों एक अच्छे से 5 स्टार होटल के सामने रुक गए। शेफाली अपनी स्कूटी पार्क करने वाली थी कि तभी रेहान ने कहा, हमें यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी। शेफाली ने उसकी और पीछे पलट कर देखा और कहा, क्यों नहीं मिलेगी, मेरे पास पैसे हैं। रेहान अपने माथे पर हाथ पटकते हुए बोला, लेकिन हम दोनों ड्रेस कोड में नहीं है ना, और यहाँ विदाउट ड्रेस कोड एंट्री नहीं मिलने वाली मैडम। शेफाली ने निराश होते हुए बोली, अब हम क्या करें? उसे उदास देखकर रेहान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
कुछ सोचकर उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम मुझे 5 स्टार लेकर चलना चाहती थी ना, तो अभी देर नहीं हुई है। शेफाली होटल की ओर अपनी स्कूटी ले जाने लगी। रेहान ने पीछे से हैंडल का डायरेक्शन दूसरी ओर टर्न कर दिया और कहा, जिस 5 स्टार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका रास्ता ये नहीं है। शेफाली हैरान होकर बोली, फिर कहाँ है? रेहान ने कहा, बस तुम सीधा चलती जाओ और यहाँ से 250 मीटर की दूरी पर राइट हैंड साइड 5 स्टार होटल है। शेफाली उसी डायरेक्शन में चलने लगी। तभी रेहान ने एक ढाबे के सामने उसे रुकने के लिए कहा। ढाबा देखकर शेफाली एक बार फिर हैरान होकर बोली, रेहान हम तो 5 स्टार होटल जा रहे थे ना। रेहान ने ढाबे के ऊपर लगे बोर्ड पर इशारा किया और कहा, इस ढाबे का नाम 5 स्टार होटल है और यहाँ का खाना अमेजिंग है। ये कह शेफाली को हैरान देख रेहान ने कहा, देखो तुमने ही कहा था ना, तो मुझे 5 स्टार होटल लेकर जाना चाहती हो तो हम आ गए 5 स्टार होटल। शेफाली उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उसने स्कूटी पार्क की और वो दोनों ढाबे के अंदर पहुंचे। ढाबे के चारों तरफ गार्डन बना हुआ था जहां ढेर सारे खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स थे। गार्डन के अंदर कई गजीबो बने हुए थे जहां लकड़ी नुमा खाट थे। उस छोटे से ढाबे में काफी चहल पहल थी। अंदर जा चुके शेफाली और रेहान अब अपना ऑर्डर चूज कर रहे थे। खाना आता उससे पहले रेहान वॉशरूम हाथ धोने चला गया। शेफाली अकेले बैठकर अब तक मुस्कुरा रही थी। तभी वेटर ऑर्डर लेकर उसकी टेबल पर पहुंचा। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और खुद से बात करते हुए कहा, ये रेहान अब तक क्यों नहीं आया, कहाँ रह गया ये? कि तभी रेहान वहां पहुंच गया और अपनी जगह पर सेटल हो गया। वेटर उन्हें खाना सर्व कर रहा था लेकिन शेफाली ने उसे रोकते हुए कहा, हम खुद कर लेंगे, थैंक यू। ओके मैम बोलकर वेटर वहां से चला गया। लेकिन रेहान ना जाने कहाँ खोया हुआ सा लग रहा था। शेफाली खाना सर्व करते हुए उसे सवालिया नजरों से देख रही थी। उसने रेहान को हिकाते हुए कहा, अब किन ख्यालों में गुम हो गए हो? खाना शुरू करो वरना ठंडा हो जाएगा। रेहान फिर से ख्यालों से बाहर आया और बोला, हाँ हाँ खाता हूँ ना, कुछ नहीं। ये बोल उसने हड़बड़ी में खाना शुरू किया। शेफाली ने जैसे ही खाने का पहला बाइट खाई उसे हिचकी आने लगी। रेहान ने उसे तुरंत पानी का गिलास पकड़ाया और उसकी पीठ सहलाने लगा। थोड़ा नॉर्मल होने पर रेहान ने पूछा, ऑल ओके ना? क्या हुआ? शेफाली ने आंखों से हाँ में इशारा किया और कहा, बहुत तीखा था, शायद मेरे मुंह में मिर्च का टुकड़ा आ गया, पर खाना अच्छा बना है। रेहान हंसते हुए बोला, देखा हर कड़वी चीज असल में कड़वी नहीं होती। शेफाली भी मुस्कुरा उठी और बोली, हाँ हाँ मुझे पता है तुम क्या बोल रहे हो, अब बस भी करो। कुछ देर बाद उनका लंच हो गया। बिल शेफाली ने पे किया और दोनों ने साथ में ढेर सारी सेल्फी भी ली। कुछ देर बाद घर वो दोनों ढाबे से बाहर निकल आए। ढाबे से बाहर आने के बाद रेहान ने शेफाली की ओर देखकर कहा, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से टैक्सी लेकर निकल जाऊंगा। शेफाली ने कहा, मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकती हूँ, आज लीव पर हूँ मैं। रेहान ने अपनी आईब्रो उचकाकर कहा, ओके मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अचानक बारिश आ जाने की वजह से वो दोनों दौड़कर वापस गजीबो के अंदर आ गए, पर अब तक वो फिर भी थोड़ा भीग गए थे। गजीबो के अंदर आकर रेहान ने अपने गीले बालों को हाथों से सुखाने लगा। शेफाली भी खुद को सुखाने की कोशिश कर रही थी। तभी रेहान ने उससे कहा, अदरक वाली चाय लोगी? यहाँ की चाय भी औसम होती है। शेफाली ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो रेहान संभल कर वहां से ढाबे के अंदर चला गया। कुछ देर में रेहान 2 कांच की छोटी गिलास में चाय लेकर आया, जिसमें से एक उसने शेफाली को पकड़ा दी। उनके चाय खत्म करते तक बारिश भी रुक गई। ये देखकर रेहान ने शेफाली से कहा, लगता है बारिश ये चाहती थी कि हम दोनों साथ में चाय पिए और वो भी अदरक वाली। पता है साथ में चाय पीने वालों की दोस्तों और गहरी हो जाती है। शेफाली ने जवाब में स्माइल कर दिया। रेहान ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और शेफाली से कहा, तुम मुझे वेयरहाउस रोड पर ड्रॉप कर दो, मुझे किसी से मिलने जाना है। शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और उसकी स्कूटी में वो दोनों वेयरहाउस रोड के लिए निकल पड़े और कुछ देर बाद वो वेयरहाउस रोड पहुंच गए। उसके वहां से जाने के बाद रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आज पहली बार रेहान ने नील के अलावा भी एक इतनी अंडरस्टैंडिंग दोस्त बनाए। दरअसल जब से रेहान घर छोड़कर अकेले अपने दम पर रहने और अपनी जिंदगी बनाने आया था, तब से आज तक कोई भी ऐसा नहीं था जो बिना किसी काम के उसका दोस्त बना हो सिवाय नील के। कॉलेज के बच्चे भी उससे नोट्स लेने के लिए और कॉलेज के काम के लिए ही बातें करते थे। उनमें से कोई भी उसका दोस्त बनने को रेडी नहीं था। वो सब उसे लो स्टैंडर्ड का मानते थे। उनका मानना था कि रेहान के पास ना ठीक घर और ना ही पैसे है, ऐसे में उसके साथ रहना यानी अपने स्टैंडर्ड्स को लो कर देना। नील तो एक बार उसे कॉलेज कैंटीन में मिला था। जब रेहान शुरू में कॉलेज आया था तब बहुत ही शाई था। वो जल्दी किसी से बात नहीं करता था और ज्यादातर अकेले ही रहता था। ऐसे ही एक दिन वो कैंटीन से अपने खाने की प्लेट खरीद सबसे कोने वाली टेबल पर आ ही रहा था कि तभी अचानक क्लास के सबसे लंबे लड़के ने अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए रेहान के सामने अपना पैर अड़ा दिया, जिससे रेहान अपने खाने की प्लेट लेकर सबके सामने जमीन पर गिर पड़ा।
जैसे ही उस लंबे लड़के की नज़र रेहान पर गई वो हंसने लगा और अपने दोस्तों के साथ उसका मजाक उड़ाने लगा। रेहान को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो किसी तरह उठ वहां से आंखों में नमी लिए बाहर की ओर आ पहुंचा और बेंच पर बैठ रोने लगा। तभी वहां से एक लड़का गाना गाते हुए क्रॉस कर रही रहा था कि उसकी नज़र उस रोते हुए बच्चे यानी रेहान पर पड़ी। वो अचानक उसके बगल बेंच पर आकर बैठ गया और उसके मुंह के एकदम करीब अजीब सा जोकर वाला मुंह बनाते हुए अजीब सी आवाज निकाल बोला, क्या हुआ बच्चू, किस बात से इस तरह आंसू टपका टपका कर गार्डन को पानी दे रहा हो। रेहान उसे देख थोड़ा सा हिचकिचाया और अपना मुंह दूसरी ओर करके बैठ गया। उसके ऐसा करने पर नील ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख लिया और नॉर्मली बोला, यार देखो, यहाँ हर किसी की लाइफ में सियाप्पा है, तुम्हारा भी होगा, आई अंडरस्टैंड, पर इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। सुना है आजकल लड़कियां भी लड़कों को भाव नहीं देती। अब देखो, मुझे ही देखो, मेरे नोट्स चुरा लिए किसी ने। एक तो वैसे ही पने में इतना कष्ट होता है और ऊपर से वो चोर भी इतना महान नोट्स ही ले जाने थे। उसे इतना बड़ करते देख ना जाने क्यों रेहान को हल्की सी हंसी आ गई। वो धीरे से उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरा लंच गिर गया। ये सुन नील चौंक गया। वो बोला, अरे तो गिर गया तो दूसरा ले लो। तो रेहान नीचे देखते हुए बोला, पैसे नहीं है। ये सुन नील की आंखें बड़ी हो गई। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ उसके कंधे पकड़ते हुए एक्साइटमेंट में बोला, ओ भाई साहब, यानी तुम तो ऊपर हो। रेहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। नील आगे उतनी ही एक्साइटमेंट से बोला, यार मतलब तुम स्कॉलरशिप के बेसिस पर आए हो, कमाल है, भगवान ने सुन ली मेरी। यार ये लो मेरा टिफिन, बस मुझे अपने नोट्स शेयर कर दो। ये बोल नील उसे मासूमियत के साथ देखने लगा। रेहान को ना जाने कैसे नील की मासूमियत और उसका भोलापन साफ नजर आ रहा था। पहली बार था जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख उससे यार कहकर बात की थी। फिर क्या, बस तब से नील और रेहान बेस्ट फ्रेंड बन गए। रेहान पुराने दिन के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसे टाइम से कहीं पहुंचना है। उसने अपनी घड़ी में समय देखा और वहां से सिटी लाइन हॉस्पिटल के लिए निकल गया, जहां सचिन अपने केबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इस बार फिर रेहान बगैर डोर नॉक किए उसके केबिन में पहुंच गया। सचिन उसे सवालिया नजरों से देखने लगा कि तभी रेहान ने कहा, आपने शाम तक जवाब मांगा था तो मुझे लगा क्यों ना मैं खुद ही मिलकर आपको जवाब दे दूं। रेहान को अपने केबिन में देखकर सचिन हैरान था। सचिन मुस्कुराते हुए अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए और अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रख दिया। उन्हें मुस्कुराते देख रेहान भी मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आप मुझे यहाँ देखकर खुश तो है आप। सचिन ने कहा, पता नहीं ऐसी कौन सी खासियत है तुम्हारे अंदर जो ना चाहकर भी तुम पर यकीन करने को दिल करता है। जवाब में रेहान ने कहा, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आपको असिस्ट करने के लिए ज्वाइन कब से करना है। सचिन ने कहा, ज्वाइनिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन रेहान ने हैरान होकर उनकी ओर देखा। सचिन रेहान के पास पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम काफी यंग हो और मुझे लगा तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए ये हॉस्पिटल खरीद लिया, लेकिन मैंने सच का पता लगवाया और लाइफ में पहली बार किसी ने मेरी सोच को गलत साबित किया और वो तुम हो। रेहान अब भी हैरान होकर उसकी बात सुन रहा था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने डॉक्टर विश्वास के कैरेक्टर के बारे में बताया। वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त को ही नहीं बल्कि कई यंग लड़कियों को परेशान करता था और शायद तुम्हारी जगह में होता तो मैं भी वही करता जो तुमने किया। रेहान के चेहरे पर सेटिस्फैक्शन के भाव थे। अब वो खुश था। सचिन ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, तुम्हें देखकर मुझे अपने छोटे भाई की याद आती है। वो भी तुम्हारी तरह प्रैक्टिकल है और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। जवाब में रेहान ने कहा, तो आज से आप मुझे भी अपना छोटा भाई ही समझ लीजिए। सचिन ने हाँ में सर हिला दिया। रेहान ने सचिन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से आप सिर्फ मैनेजमेंट स्टाफ के हेड नहीं बल्कि पूरे हॉस्पिटल के डायरेक्टर बनाए जाते हैं, क्योंकि आप बिना डरे अपनी सच्चाई पर टिके रहे और हॉस्पिटल को आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है। फिर रेहान सचिन की आंखों में आंखें डालकर बोला, थैंक यू भैया। हमेशा सीरियस रहने वाला सचिन जोर से हंस पड़ा और उन्होंने रेहान को गले लगा लिया। फिर उन्होंने रेहान की ओर देखकर कहा, वैसे तुम अपनी लाइफ में बहुत आगे जाने वाले हो, बस अपना एटीट्यूड कभी बदलने मत देना। रेहान ने कहा, आई प्रॉमिस। ये बोलकर रेहान वहां से जाने लगा। सचिन ने मुस्कुराकर कहा, कुछ देर और नहीं बैठेंगे। जवाब में रेहान ने कहा, मुझे कुछ और भी काम है लेकिन आपसे मिलने आता रहूंगा, बाय। ये बोलकर रेहान वहां से चला गया। बाहर निकलकर रेहान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, मेरा आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। और बाहर आने लगा तभी उसका फोन बजा। नील का कॉल था। नील का नंबर डिस्प्ले होते देख उसने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से नील ने घबरा कर कहा, रेहान तू जहां कहीं भी है फौरन हॉस्टल पहुंच। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। उसकी परेशान आवाज सुनकर रेहान ने सामने से निकल रही टैक्सी को इशारा कर रोका और हॉस्टल के लिए निकल पड़ा। टैक्सी में बैठने के बाद उसने कई बार नील को फोन लगाया लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ था।
उसका नंबर स्विच ऑफ होने के कारण रेहान और भी ज्यादा परेशान हो गया और उसने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो नील ने मुझे एजेंट बुलाया है और उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा है कहीं फिर से उस राहुल ने। वो ये सोच ही रहा था कि तभी टैक्सी वाले ने ब्रेक लगाई और वो ख्यालों से बाहर आ गया। उसने विंडो से बाहर देखा वो कि हॉस्टल पहुंच चुका था। टैक्सी से बाहर आकर उसने टैक्सी ड्राइवर को पैसे दिए और दौड़कर हॉस्टल के अंदर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा राहुल अपने दोस्तों के साथ नील और रेहान के रूममेट की पिटाई कर रहा था। नील को हॉकी स्टिक से पीटते हुए उसने कहा, सच सच बता ये बैटरी अचानक से हीरो कैसे बन गया। ये बोलकर वो उसे कंटिन्यूअसली हॉकी स्टिक से पीट रहा था। रेहान वहां पहुंचा, उसने राहुल को जोर से पीछे की ओर धकेल दिया और नील का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। नील बेहोशी की हालत में था और वो बार बार कह रहा था, तू मेरी जान भी ले ले राहुल, तब भी मैं तुझे अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं बताने वाला। रेहान ने उसे सीने से लगाया। राहुल के दिल में बदले की आग जोरों से भड़क रही थी। उसने रेहान के पास आकर उस पर हॉकी स्टिक से वार किया, लेकिन रेहान ने एक हाथ से ही उसका वार रोक लिया। फिर उसने वहां मौजूद रूममेट्स की ओर इशारा किया। पिटाई होने की वजह से उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी था, लेकिन उनके हाथ पर सलामत थे। इशारा पाकर नील के पास पहुंचे और नील को लेकर रूम की चले गए। रेहान अब तक राहुल की हॉकी स्टिक एक हाथ से पकड़कर उसे गुस्से से घूर रहा था। राहुल ने दांत पीसकर कहा, मैं तो तेरे हाथ पैर तोड़ने आया था, तेरी किस्मत अच्छी थी कि तू नहीं मिला और तेरे चम्मचे की किस्मत बहुत खराब थी कि वो मुझे मिल गया। जब तेरे दोस्त का मैंने ये हाल किया है तो तू ये सोच कि तेरा मैं क्या हाल करने वाला हूँ। उसके इतना कहते ही रेहान उछलकर खड़ा हो गया और उसने राहुल के मुंह पर जोर का पंच मारा, जिससे राहुल फर्श पर जा गिरा। राहुल के साथ मौजूद लड़कों ने रेहान को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। रेहान ने उन लड़कों को गुस्से से घूर कर देखा। इस वक्त रेहान की आंखों में खून उतर आया था और उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। उसकी गुस्से भरी आंखों को देखकर लड़के खुद ब खुद पीछे हट गए। रेहान ने उन लड़कों की ओर देखकर कहा, मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ देर पहले तक इस राहुल से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्त के साथ इसने जो किया है ना, अब इसे मेरी दुश्मनी बहुत भारी पड़ने वाली है। राहुल के साथ मौजूद लड़के चुपचाप किनारे हो गए। राहुल की नाक से ब्लड आ रहा था। राहुल ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था कि तभी रेहान उसके पास पहुंचा और उसकी टी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे उठाकर खड़ा करते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई नील के साथ ऐसा सलूक करने की। राहुल का जवाब आया, वो बेचारा तेरी गलतियों की सजा भुगत रहा है। उसके ये कहते ही रेहान ने राहुल को पीटना शुरू कर दिया। कुछ लड़के बीच बचाव कर रेहान के हाथों से राहुल को बचा लाए। तभी एक लड़के ने रेहान के पास आकर उससे कहा, तुम्हें राहुल की कंप्लेंट डीन से करनी चाहिए। तुम राहुल की पिटाई करोगे तो सब तुम्हें गलत समझेंगे और तुम कॉलेज से सस्पेंड भी हो सकते हो। रेहान ने अपने माथे पर आए पसीने की बूंदों को साफ किया और उस लड़के को देखकर उसने कहा, नील को फौरन सिटी लाइन हॉस्पिटल लेकर जाओ, मैं डीन से बात करके आता हूँ। उस लड़के ने अपनी रिस्ट वॉच में समय देखा और कहा, लेकिन रेहान वो इस वक्त तुम्हें नहीं मिलेंगे। फिर दूसरे लड़के ने उसके करीब आकर कहा, आज फ्राइडे है और आज डीन सारे प्रोफेसर के साथ मीटिंग में होते हैं, अब क्या करोगे। शाम के 8 बजे बज चुके थे। उधर शेफाली अपने बाबा से मिलने पहुंची थी। उसके बाबा की कंडीशन पहले से काफी बेहतर थी। इस वक्त वो दीवार से टिककर मैगजीन पढ़ रहे थे। जैसे ही शेफाली अंदर पहुंची उसे देखकर वो मुस्कुरा उठे। शेफाली ने उन्हें साइड हक किया और उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, बाबा आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। सचमुच। ये कहते वक्त उसकी आंखें नम हो गई। बाबा ने उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे क्या जरूरत थी मुझ पर इतना पैसा लगाकर मुझे जिंदा बचाने की, मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका था। उनकी बात सुनकर शेफाली ने नाराज होकर कहा, बाबा अगर आप ऐसी बातें कहेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ये सुन बाबा मुस्कुराने लगे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने कहा, लेकिन इतने बड़े हॉस्पिटल में बहुत खर्चा हुआ होगा और इतने पैसों का बंदोबस्त तुमने अकेले कैसे किया। ये बोल वो सवालिया नजरों से शेफाली को देखने लगे। उनके सवाल पर शेफाली ने कहा, अगर रेहान ना होता तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। उसके बाबा ने कहा, कौन रेहान। शेफाली ने कहा, हाँ बाबा, रेहान मित्तल। उसके बाबा ने कुछ याद किया और कहा, ये रेहान मित्तल कौन है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। शेफाली ने गहरी सांस ली और कहा, ये मित्तल एम्पायर का इकलौता वारिस है। हमारे बैंक में उनका पूरा बैंक बैलेंस है और आपको पता है बाबा, मुझे परेशानी में देखकर उसने ये पूरा हॉस्पिटल खरीद लिया ताकि आपका इलाज अच्छी तरह से हो सके। ये सुन उसके बाबा किसी सोच में डूब गए। शेफाली ने जब ये नोटिस किया तो उनका हाथ पकड़कर कहा, क्या बात है बाबा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। उसके बाबा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कहीं ये के मित्तल का बेटा तो नहीं। शेफाली जोर से हंसने लगी और बोली, ओ माय गॉड, इसका मतलब आप भी उनकी फैमिली को अच्छी तरह जानते हैं। उसकी फैमिली के बारे में जानकर शेफाली के बाबा कुछ खास खुश नहीं थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी रही थी। शेफाली ने उनका हाथ धीरे से दबाया और कहा, बाबा बताइए ना क्या बात है।
उसके बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा वो लोग बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बोलकर उसके बाबा शेफाली से कुछ बात करने लगे और शेफाली बड़े गौर से उनकी कही बातें सुनने लगी। और उधर रेहान डीन के ऑफिस पहुंचा, जहां डीन कुछ प्रोफेसर के साथ मीटिंग कर रहे थे। रेहान के चेहरे पर भी कई जगह चोट के निशान थे। वो बगैर डोर नॉक किए उनके केबिन में पहुंच गया। अचानक रेहान को देखकर डीन और सारे प्रोफेसर उसकी ओर देखने लगे। रेहान ने डीन के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी सर, मैं इस तरह अचानक आपके पास मिलने चला आया। दरअसल आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे। डीन ने उसके चेहरे को गौर से देखा और कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे? रेहान ने कहा, सर हमारे कॉलेज में गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। उस राहुल ने आज हमारे हॉस्टल में घुसकर मारपीट की। राहुल का नाम सुनकर डीन वहां मौजूद प्रोफेसर की ओर देखकर बोले, बाकी की डिटेल्स मैं कॉलेज ग्रुप में सेंड कर दूंगा, मीटिंग इज ओवर। सारे प्रोफेसर वहां से उठकर चले गए। सभी के जाने के बाद डीन अपने लैपटॉप पर बिजी हो गए और रेहान को इग्नोर करने लगे। कुछ देर खड़े रहने के बाद रेहान ने एक बार फिर से कहा, सर राहुल अपने दोस्तों के साथ आकर हमारे हॉस्टल में मारपीट करता है और मेरा दोस्त नील उनकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। सर प्लीज आप राहुल के खिलाफ कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। डीन ने बेपरवाही से रेहान की ओर देखा और कहा, देखो लड़के, राहुल एक अच्छे घर का लड़का है और उसके फादर यहाँ के फेमस पॉलिटिशियन है और मुझे नहीं लगता राहुल ने ऐसा कुछ किया होगा। अगर किया भी होगा तो जरूर तुम लोगों ने उसे उकसाया होगा। उनकी बात सुनकर रेहान के माथे पर सिकन आ गई। वो परेशान होते हुए बोला, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो मुझसे अपनी हार का बदला ले रहा है। वो मुझसे फुटबॉल मैच में हार गया, बस इस बात का बदला लेने के चक्कर में उसने मेरे दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अगर आप लोग उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो उसकी गुंडागर्दी कॉलेज में बढ़ती जाएगी। प्लीज सर उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए। डीन ने उसे तेज आवाज में डांट कर कहा, बस करो लड़के, निहायती शरीफ खानदान का लड़का है वो। मैं उसे काफी पहले से जानता हूं और अगर ज्यादा बकवास किया तुमने तो मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अभी के अभी जेल भिजवा दूंगा, गुंडागर्दी का आरोप लगवा कर। रेहान ने सीरियस होकर कहा, सर आप राहुल का इतना साइड ले रहे हैं, क्या मैं उसकी वजह जान सकता हूँ? जवाब में डीन ने कहा, बिल्कुल नहीं, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। उनका ये बर्ताव देख रेहान का खून खोलने लगा। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस डीन को बच्चों का भला सोच सही कदम उठाना चाहिए, वो डीन ना जाने क्यों उस राहुल का साइड ले रहे थे। डीन ने कुछ सोचकर कहा, और सुनो लड़के, ये मामला यहीं तक रहना चाहिए, कॉलेज के बाहर राहुल का नाम नहीं जाना चाहिए। रेहान ने बोल्डली कहा, वरना आप क्या करेंगे सर? डीन उसकी बात सुनकर नाराज हो गए और अपनी चेयर से उठकर उस पर चिल्लाते हुए बोले, लड़के क्या तुम्हें नहीं पता, अगर मैंने तुम्हें इस कॉलेज से सस्पेंड कर दिया तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। ये तुम्हारी हीरोगिरी है ना, सब रखी की रखी रह जाएगी, ना जाने कहां से चले आते हैं। ये बड़बड़ाते हुए डीन अपने टेबल पर सामने रखे लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखने लगे। रेहान ने उनकी ओर देखकर बहुत गुस्से में कहा, सर मैं सब समझ गया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब मैं आपसे वादा करता हूँ 24 घंटों के अंदर मैं आपको इस कॉलेज से बाहर निकाल कर नहीं फेंक देता तो मेरा नाम रेहान नहीं। डीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, मुझे धमकी दे रहे हो? अच्छा चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। बच्चे कहीं के, हा 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 हा। रेहान अब तक डीन के साथ उसके केबिन में मौजूद था। डीन की बात सुनकर रेहान ने कहा, मुझे नहीं पता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी पैसों का बोलबाला है। डीन ने उसे घूर कर देखा और कहा, लड़के तुमने अब तक दुनिया देखी है कहाँ है? रेहान बगैर कुछ कहे उनके केबिन के बाहर जाने लगा, पर जाते जाते उसे डीन की आवाज सुनाई पड़ी। वो फोन पर बात कर रहे थे, तुम निश्चिंत रहो राहुल, तुम पर कोई आंच नहीं आएगी, वो लड़का तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, बस तुम मेरा काम करवा देना अपने डैड से कहकर। उद्धरण। रेहान को समझ आ गया था कि ये सब साजिश के तहत किया गया है। भारी कदमों से वो डिपार्टमेंट से बाहर तो निकल आया, लेकिन उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। कुछ सोचकर उसने अपने मोबाइल पर वेबसाइट से यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का एड्रेस निकाला और उनसे मिलने उनके घर चला गया। कुछ देर बाद वो एक बड़े से आलीशान बंगलों के सामने था। उसने वहां मौजूद गार्ड से एड्रेस कंफर्म किया और बोला, मैं अग्निहोत्री सर से मिलना चाहता हूँ। गार्ड ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और अकड़ कर बोला, इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे हैं, ये वक्त सर के वॉक का होता है, वो अभी किसी से नहीं मिलेंगे, जाओ कल आना। ये बोलकर गार्ड वहां से अंदर की ओर जाने लगा। रेहान ने गार्ड से कहा, सर से कहो अगर आज वो मुझसे नहीं मिले तो कल उनकी यूनिवर्सिटी की हेडलाइंस अखबारों पर और पूरे सोशल मीडिया में वायरल हो जाएंगी, जिससे उनकी इमेज तो खराब हो ही जाएगी, बाकी आपकी मर्जी। गार्ड ने रेहान को गौर से देखा तो रेहान ने आगे कहा, मेरी बातों को मजाक मत समझना और अगर उनकी इमेज पर कोई आंच आए तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे, क्योंकि मैं तो यही स्टेटमेंट दूंगा कि मैं उनसे मिलने आया था लेकिन गार्ड ने मिलने नहीं दिया। कुछ सोचकर गार्ड ने कहा, अच्छा तुम यहीं रुको, मैं उनसे परमिशन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वापस अंदर चला गया। कुछ देर बाद उसने रेहान के पास आकर कहा, सुने तुम्हें बुलाया है। इस पर रेहान गार्ड की पीठ थपथपा कर बोला, समझदार आदमी हो तुम।
ये बोलकर रेहान बंगलों के बाहर बने बड़े से गेट के अंदर एंटर हुआ। कुछ देर बाद वो गार्ड को फॉलो करते हुए बंगलों के साइड में बने ऑफिस नुमा बिल्डिंग के अंदर पहुंचा। गार्ड ने रेहान से कहा, तुम यहाँ वेट करो, सर आते होंगे। ये बोलकर गार्ड बाहर की ओर निकल ही रहा था कि तभी कैबिन के अंदर एक शख्स दाखिल हुआ। उनकी उम्र लगभग 50 से 55 के बीच होगी। कद काठी से वो बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उनका सीरियस फेस एक्सप्रेशन देखकर उनके ऊंचे ओहदे का अंदाजा लगाया जा सकता था। उनके एंटर होते ही रेहान अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उन्होंने रेहान को बैठने का इशारा किया और खुद भी अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर आकर बैठ गए और रेहान की ओर देखकर कहा, क्या बात है इतनी रात को तुम मुझसे मिलने आए? गार्ड ने मुझसे कहा कि यूनिवर्सिटी का कोई मैटर है। जवाब में रेहान बोला, जी हाँ सर, दरअसल मैटर यूनिवर्सिटी के डीन मिस्टर रॉय का है। रेहान के मुंह से मिस्टर रॉय का नाम सुनकर रजिस्ट्रार अपनी भौहें सिकोड़कर रेहान को गौर से देखने लगा और बोला, लड़के क्या तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? रेहान बोला, जी हाँ मुझे पता है, मैं दिल्ली के फेमस हंसराज कॉलेज के डीन मिस्टर रॉय के बारे में बात करना चाहता हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री ने अपनी टेबल पर रखा चश्मा अपनी आंखों पर चढ़ाया और उसे आगे बताने को कहा तो रेहान ने बताना शुरू किया, मैं हंसराज कॉलेज में बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रेहान है और मैं आपके कॉलेज हॉस्टल में अपने दोस्त नील के साथ रहता हूँ। अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद रेहान ने आगे बताया, राहुल शर्मा नाम के लड़के ने आज हमारे हॉस्टल में आकर मेरे दोस्त नील के साथ मारपीट की और उसके अलावा मेरे रूममेट को भी जख्मी किया। नील हॉस्पिटल में एडमिट है। इसकी कंप्लेंट मैंने डीन से की तो उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने के लिए कहा। रजिस्ट्रार ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? रेहान ने सीधे सीधे कहा, आप डीन और राहुल शर्मा के खिलाफ एक्शन ले ताकि नील को इंसाफ मिल सके। ये सुन ना जाने क्यों रजिस्ट्रार हंसने लगे। उधर शेफाली अब तक अपने बाबा के साथ हॉस्पिटल के रूम में मौजूद थी। उसके बाबा रेहान के डैड के मित्तल का इंट्रोडक्शन शेफाली को दे रहे थे। शेफाली भी बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रही थी। वो आगे शेफाली को कुछ और बता पाते कि तभी वहां नस पहुंच गई। उसने शेफाली को देखकर कहा, मुझे इनका बीपी चेक करना है। शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और बेड के पास रखी स्टूल पर जाकर बैठ गई। उसके बाबा ने नस की ओर देखकर कहा, मैं अपनी बेटी से कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, आप प्लीज बाद में आइएगा। जवाब में नज ने कहा, सर अभी आपको ज्यादा बातचीत करना बिल्कुल मना है और अगर आप अपनी याददाश्त पर ज्यादा जोर डालेंगे तो फिर से आप अपनी पुरानी कंडीशन में पहुंच सकते हैं। ये बोलकर नज ने शेफाली को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया तो शेफाली ने भी धीरे से हाँ में सर हिला दिया। ये देख उसके बाबा अपना हाथ गुस्से से झटक कर नर्स से बोले, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मुझे अपनी बेटी से इसी वक्त बात करना बहुत जरूरी है, वरना मैं ये बातें भूल जाऊंगा। वो ये बोल ही रहे थे कि नज ने धीरे से उनकी बाजू में नींद का इंजेक्शन दे दिया। इंजेक्शन लगने के 5 मिनट में वो गहरी नींद में सो गए। उनके सोने के बाद नर्स ने शेफाली की ओर देखकर कहा, देखिए मिस्टर जोशी काफी क्रिटिकल कंडीशन से बाहर आए हैं, पर अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। प्लीज आप ऐसी कोई बात उनसे मत कीजिए जिससे उनकी याददाश्त पर असर पड़े, वरना उन्हें ब्रेन हेमरेज का खतरा भी हो सकता है। ये बात सुनकर शेफाली ने घबरा कर कहा, जी बिल्कुल, मैं इस बात का खास ध्यान रखूंगी। नर्स वहां से चली गई। उसके जाने के बाद शेफाली अपने मोबाइल फोन पर एक बार फिर रेहान की तस्वीर देखने लगी जो उन्होंने आज साथ में ली थी। रात के 10 बजे बज चुके थे। रेहान की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री ने कहा, देखो डीन को कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करना इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें समझा है। तुम लड़के आजकल की 2-4 फिल्में क्या देख लेते हो, खुद को हीरो साबित करने के लिए निकल पड़ते हो, लेकिन लड़के जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। रेहान बहुत आराम से बोला, आपका बहुत नाम सुना था, बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। ये सुन मिस्टर अग्निहोत्री ने एक बार कुछ सोचे और बोले, मिस्टर राय को रेस्ट्रिकेट करने के लिए सिर्फ तुम्हारा स्टेटमेंट काफी नहीं है। हमें हर यूनिवर्सिटी के मेंबर्स यानी कि स्टेक होल्डर का फेवर लेना होगा और अगर उन्होंने हमारा फेवर कर दिया तभी हम मिस्टर रॉय को रेस्ट्रिकेट कर सकते हैं। ये बोलकर मिस्टर अग्निहोत्री अपनी चेयर से उठकर खड़े हुए और रेहान को देखकर बोले, और मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, हीरोगिरी पर नहीं। रेहान ने मिस्टर अग्निहोत्री की ओर देखकर कहा, यूनिवर्सिटी का मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितना डोनेशन देना होता है? मिस्टर अग्निहोत्री ने अपने कंधे उचकाकर कहा, यही कोई 70-80 लाख के तकरीबन। फिर उन्होंने सवालिया नजरों से रेहान को देखकर कहा, लेकिन तुम ये क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? रेहान अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया और उसने बोला, अभी आपके यूनिवर्सिटी अकाउंट में मैं डबल अमाउंट ट्रांसफर कर रहा हूँ। मेरा नाम आप यूनिवर्सिटी मेंबर्स ग्रुप में ऐड कीजिए और मुझे भी स्टेक होल्डर बनाइए। मेरा सटाके ज्यादा है तो मेरी पावर भी सभी से ज्यादा होगी ना। उसकी बात सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री ने एक बार फिर रेहान को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, देखो लड़के, ये मजाक का वक्त नहीं है। रेहान ने सीरियस होकर कहा, सर आपकी और मेरी बात मजाक की है भी नहीं, आई एम सीरियस। रेहान ने अपने फोन से अंकल चौहान का नंबर डायल किया और उनके फोन रिसीव करते ही उसने कहा, अंकल हमें हंसराज यूनिवर्सिटी में सटाके चाहिए, मिल सकता है?
अंकल ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल प्रिंस। तो रेहान ने कहा, आप हंसराज यूनिवर्सिटी में तुरंत 1,60,00,000 का डोनेशन ट्रांसफर करवा दीजिए। अंकल चौहान ने ओके प्रिंस बोलकर कॉल कट कर दी। मिस्टर अग्निहोत्री हैरानी भरी नजरों से रेहान को देख रहे थे। रेहान ने उनकी ओर देखकर कहा, आप प्लीज यूनिवर्सिटी का अकाउंट चेक कीजिए। मिस्टर अग्निहोत्री ने तुरंत टेबल पर रखे लैपटॉप पर अपनी यूनिवर्सिटी का अकाउंट ओपन किया और ट्रांजैक्शन चेक करने लगे। 2 मिनट के अंदर उनका अकाउंट ठीक डबल हो गया। ये देखकर मिस्टर अग्निहोत्री ने रेहान से कहा, कौन हो तुम? रेहान ने स्माइल किया और कहा, अब तक तो मैं आपके कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन अब से मैं आपकी यूनिवर्सिटी का स्टेक होल्डर हूँ। मिस्टर अग्निहोत्री उसे देखकर अब तक हैरान थे। रेहान उनकी ओर देखकर बोला, मैं आपको अभी ऑर्डर दे रहा हूँ, डीन को तुरंत कॉलेज से रेस्टिकेट कीजिए। जवाब में अग्निहोत्री ने हाँ में सर हिला दिया और कहा, मैं अभी उन्हें मेल कर देता हूँ। रेहान ने सीरियस होकर कहा, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, और ये बोलकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर अग्निहोत्री अपनी चेयर पर बैठ गए और टेबल पर रखा पानी का ग्लास एक सांस में पीकर खत्म कर दिया। अब तक रेहान नील से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। नील के वार्ड के बाहर स्टूडेंट्स की काफी भीड़ थी। रेहान वार्ड के अंदर पहुंचा तो देखा नील होश में था। उसके सर पर पट्टी बंधी थी और एक हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। ये देखकर रेहान तो बहुत बुरा लगा। नील ने स्माइल करते हुए बोला, क्या हुआ दोस्त? रेहान नील को गले से लगाकर, इडियट, इतना प्यार करता है मुझसे? नील ने सीरियस होकर कहा, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता था। रेहान ने एक बार फिर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रेहान को वहां देखकर भीड़ कम होने लगी और कुछ देर बाद सारे लड़के वापस चले गए। नील ने रेहान को देखकर कहा, मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे जरा सी चोट आई है तो तू कहीं पूरा हॉस्टल ना खरीद ले उस राहुल से बदला लेने के लिए। ये बोलकर नील हंसने लगा। उसकी बात सुनकर रेहान सीरियस होकर उसे देखने लगा। उसे सीरियस देखकर नील ने कहा, डोंट से कि तूने हॉस्टल खरीद लिया है, प्लीज डोंट से। रेहान अपनी आईब्रो उचका कर बोला, दोस्त तेरे लिए मैंने यूनिवर्सिटी का बड़ा सटाके खरीद लिया है, हॉस्टल तो छोटी चीज है। ये बात सुनकर नील मुंह फाड़ कर उसे देखने लगा। रेहान ने उसका मुंह बंद किया और कहा, यह भी हमारा टॉप सीक्रेट है। नील ने हैरान होकर कहा, 2 दिन पहले तूने हॉस्पिटल खरीद लिया और उसे चलाने के लिए तू उस खडूस के हाथ पैर जोड़ रहा है, और मेरे लिए तूने लगभग यूनिवर्सिटी खरीद ली, अब इसे कौन चलाएगा? हम दोनों इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि अब यूनिवर्सिटी चलाएं। रेहान जोर से हंसने लगा और बोला, तू इन सब बातों की टेंशन बिल्कुल मत ले, बस जल्दी से ठीक हो जा। नील बेड पर लेट गया और बोला, यार यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, यहाँ की नर्स बेहद खूबसूरत है और मुझसे बहुत प्यार करने लगी है। रेहान ने अपने सर पर हाथ मारा और कहा, इडियट, नर्स प्यार नहीं क्या करती हैं। नील ने अपने सीने में हाथ रखकर कहा, यार मैं तो 3-4 दिन रुक कर आऊंगा। रेहान ने कहा, तू यहाँ हॉलिडे मनाने आया है? नील का जवाब आया, तो क्या, तेरे उस हॉस्टल से कई गुना बेहतर है ये 5 स्टार हॉस्पिटल का ये आलीशान कमरा। ये बोलकर नील सोने की एक्टिंग करने लगा। रेहान ने कहा, ओके आई अंडरस्टैंड। नील ने जवाब में स्माइल कर दिया। अगली सुबह 8 बजे शेफाली अपने बाबा के साथ मौजूद थी। हर रात उनका ख्याल रखने के लिए वो हॉस्पिटल आ जाया करती। आज जैसे ही उसकी नींद खुली, रोज की तरह उसने अपने बाबा के बेड पर नजर डाली, लेकिन वहां अपने बाबा को ना देखकर वो परेशान हो गई। वो हड़बड़ा कर अपने बेड से उठकर खड़ी हुई और वॉशरूम का डोर नॉक करने लगी। वो धीरे से बोली, बाबा क्या आप अंदर है? कोई जवाब ना पाकर उसने डोर धीरे से अंदर की ओर पुश किया। उसके जरा से धक्का देने से दूर ओपन हो गया। वहां अपने बाबा को ना देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। शेफाली हड़बड़ाकर हॉस्पिटल के कॉरिडोर में पहुंची, जहां रेहान उसके बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें वापस वार्ड की ओर लेकर आ रहा था। अपने बाबा को देखकर शेफाली बहुत खुश हुई और दौड़ पर उनके गले लग गई। रेहान स्माइल करते हुए उन्हें देख रहा था। शेफाली ने रेहान से कहा, ये तुम्हें कहाँ मिले? रेहान ने कहा, यह मुझे हॉस्पिटल के गार्डन एरिया में मिले, अपना वार्ड नंबर भूल गए थे। शेफाली ने उसे थैंक्स कहा और अपने बाबा का हाथ पकड़कर उन्हें उनके वार्ड की ओर ले जाने लगी। उसके बाबा ने शेफाली से अपना हाथ छुड़ा लिया और नाराज होकर उन्होंने कहा, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद जा सकता हूँ। उनके इतना कहते ही शेफाली भी उनसे नाराज हो गई। वो तेज आवाज में उनसे बोली, क्या आप कहीं भी जा सकते हैं? हर चीज आप भूल जाते हैं। मैंने आपको मना किया था ना अकेले घूमने के लिए, फिर क्यों आप बाहर गए? ये बोलते वक्त शेफाली की आंखों में अपने बाबा के लिए प्यार और गुस्सा दोनों दिखाई दे रहा था। उसके बाबा ने शेफाली को देखा और चुपचाप वार्ड के अंदर चले गए। उनके जाने के बाद शेफाली ने रेहान से कहा, थैंक यू सो मच रेहान, तुम्हें नहीं पता मैं कितना घबरा गई थी। पल भर वो मेरी आंखों से दूर हुए तो मुझे ना जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। रेहान ने शेफाली की ओर देखकर कहा, लेकिन जिस तरह तुमने अपने बाबा से बात की मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम्हें उनसे सॉरी कहना चाहिए। तुम लकी हो तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बाबा है, वरना हर किसी के पास पेरेंट्स होने का सुख नहीं होता। ये कहते वक्त रेहान की आंखें थोड़ी नम होने लगी।
लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ली और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी शेफाली ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। इसी बीच रेहान ने अपनी शर्ट की स्लीव से अपनी आंखें पोंछ ली और शेफाली की ओर देखा। शेफाली ने छोटे बच्चों की तरह अपने दोनों कान पकड़ लिए और बोली, मैं बाबा से सॉरी बोल दूंगी पक्का। ये देख रेहान मुस्कुरा उठा और उसे बाय बोलकर वहां से चला गया। रेहान ठीक 10 बजे डीन के ऑफिस पहुंच गया था। उनके ऑफिस के बाहर काफी भीड़ थी और वहां स्टूडेंट्स और कुछ प्रोफेसर के अलावा मीडिया वाले भी मौजूद थे। अचानक इस तरह डीन को रस्टिकेट कर देना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। बस सभी इसी सवाल का जवाब जानने वहां मौजूद थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। रेहान भी उस भीड़ में शामिल हो गया। कुछ देर बाद डीन अपने केबिन से बाहर निकले तो उनके बाहर आते ही कुछ रिपोर्टर्स ने अपना माइक उनकी ओर सेट किया और कहा, मिस्टर रॉय, अचानक आपको रस्टिकेट क्यों कर दिया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी वजह थी? डीन बगैर कुछ जवाब दिए भारी कदमों से आगे बढ़ने लगे। तभी रेहान ने पीछे से उन्हें आवाज दी और कहा, क्या दुनिया को सच नहीं बताएंगे आप? ये जानी पहचानी आवाज सुनकर डीन पीछे पलट कर देखने लगे, जहां रेहान हाथ बांधकर चेहरे पर स्माइल लिए उन्हें देख रहा था। डीन ने उस रिपोर्टर का माइक अपने हाथों में लिया और रेहान की ओर देखकर कहा, मुझे एक बड़ी साजिश के तहत यहाँ से हटाया जा रहा है और मैं वादा करता हूँ जिस किसी ने भी मेरे खिलाफ ये साजिश की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो वहां से चले गए। दोपहर के 4 बज चुके थे। रेहान अपनी क्लास अटेंड करने के बाद हॉस्टल में अपने नोट्स कंप्लीट कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने मोबाइल स्क्रीन देखा जिस पर अननोन नंबर डिस्प्ले हो रहा था। रेहान ने जैसे ही फोन रिसीव किया, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम CITYCAT बैंक। रेहान ने कहा, यस सर, आज शाम हमने होटल सिल्वर ऑक में आपके ऑनर में पार्टी रखी है। वी आर ग्लैड टू इनवाइट यू एंड होपिंग दैट यू वुड कम। उसके इतना कहते ही रेहान ने कुछ सोचा और कहा, आपने मेरे लिए पार्टी रखी है, क्या मैं वजह जान सकता हूं कि मैंने ऐसा क्या किया कि आपके बैंक ने मेरे ऑनर में पार्टी रखी है? दूसरी ओर से उसने कहा, सर दरअसल आप हमारे बैंक के सबसे यंग इन्वेस्टर्स हैं, बस इसीलिए आपके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। सर आप प्लीज जरूर आइएगा, अगर आप कहे तो आपको पिक करने हमारी गाड़ी पहुंच जाएगी। रेहान ने गहरी सांस ली और कहा, और अगर मैं मना कर दूं तो? दूसरी ओर से आवाज आई, नहीं नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, दरअसल वहां आप हमारे चीफ गेस्ट बनकर आने वाले हैं, ऐसा हमने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है और अगर आप नहीं आए तो हमारे बैंक की इमेज खराब होगी। रेहान हंसने लगा और बोला, अजीब बात है। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, आप ये सब छोड़िए और काम की बात सुनिए, मुझे पार्टी में जाने का ज्यादा शौक नहीं है। दूसरी साइड से आवाज आई, सर प्लीज आप आ जाएगा, सर आप चीफ गेस्ट है और आज स्पेशली आपसे मिलने के लिए हमारे बैंक के कई बड़े लोग आ रहे हैं। रेहान ने गहरी सांस ली और एक बार फिर बोला, देखिए मुझे ये सब शो ऑफ करना बिल्कुल नापसंद है, सो आई एम सॉरी। रेहान के इतना कहते ही कॉल वाले आदमी ने हड़बड़ा कर कहा, मगर सर। रेहान ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए बोला, क्या अब भी कुछ बाकी है आपके सुनने के लिए और मेरे कहने के लिए? फोन के दूसरे साइड से आवाज आई, सर प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे पूरा यकीन है कि आप आज शाम जरूर आएंगे, मिस्टर शास्त्री भी आपसे मिलने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। ये सुन रेहान ने रूखेपन से कहा, लेट्स सी। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दी और फोन कट करने के बाद खुद से बात करते हुए बोला, काश इस वर्ल्ड में जितनी रिस्पेक्ट पैसों को दी जाती है उतनी जीते जाते इंसानों को दी जाती तो आज यह वर्ल्ड कहां से कहां पहुंच जाता। शाम के 6:30 हो चुके थे। सिटी कैट बैंक के सारे एम्प्लॉय होटल सिल्वर ऑक के सेलिब्रेशन हॉल में मौजूद थे। बैंक के चीफ और वहां के CEO भी समय के पहले पहुंचकर रेहान का वेट कर रहे थे। बैंक के CEO ने शेफाली को अपने पास बुलाया और कहा, तुम शो हो ना मिस्टर रेहान मित्तल, आज पार्टी में जरूर आएंगे? जवाब में शेफाली ने हाँ में सर हिलाया और कहा, जी हाँ मुझे पूरा भरोसा है वह जरूर आएंगे। CEO ने कहा, तुम पर यकीन करके मैंने इस ब्रांच के हेड और जाने माने बिल्डर मिस्टर शास्त्री को भी पार्टी में इनवाइट किया है। ये सुन शेफाली मुस्कुरा कर बोली, जी हाँ मुझे पूरा यकीन है मिस्टर रेहान जरूर आएंगे। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि तभी मिस्टर शास्त्री अपनी बेटी के साथ वहां पहुंचे। शेफाली ने जैसे ही उनकी बेटी को देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनकी बेटी कोई और नहीं बल्कि शानोन थी। शानोन भी शेफाली को वहां देखकर हैरान थी। मिस्टर शास्त्री के वहां पहुंचते ही सारे बैंक एम्प्लॉइज ने उनका वार्म वेलकम किया। मिस्टर शास्त्री ने अपने हाथ में बंधे महंगी घड़ी में समय देखा और बैंक के CEO की ओर देखकर बोले, कहाँ है आपके चीफ गेस्ट? शानोन भी उनके साथ मौजूद थी। CEO ने मुस्कुरा कर कहा, सर वो बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने रूखेपन से कहा, भैया आज उनसे मिलने के लिए हमने अपनी सारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल की है। फिर कुछ सोचकर उन्होंने एक बार फिर से कहा, वैसे वो आएंगे ना? ये बात उन्होंने सीरियस होकर कही थी, इसलिए घबराहट की वजह से CEO के माथे पर पसीना आ गया। उनकी घबराहट भांपकर मिस्टर शास्त्री ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, क्या बात है आपके माथे पर ये पसीना क्यों? इज एवरीथिंग ऑल राइट?
सीईओ ने हड़बड़ाते हुए बात को संभाल कर कहा, यस एवरीथिंग इज फाइन। बस वो आते ही होंगे, इतने बड़े आदमी हैं, थोड़ा तो इंतजार करवाएंगे ही ना। उद्धरण। फिर अपने पास से गुजर रहे वेटर को रोककर उन्होंने उसकी ट्रे से ड्रिंक का गिलास उठाया और मिस्टर शास्त्री को पास करते हुए कहा, तब तक प्लीज आप पार्टी एंजॉय कीजिए। शास्त्री ने गिलास उठाकर किसी और से बात करने लग गए। उन्हें बिजी देख सीईओ ने बैंक मैनेजर को कान में बुलाया और नाराज होकर कहा, तुमने मिस्टर मित्तल को अच्छे तरीके से इनवाइट तो किया है ना पार्टी के लिए। जवाब में उसने कहा, जी हाँ सर, और शेफाली ने भी हमें अश्योर किया है कि वो जरूर आएंगे, इसी वजह से ही हमने मिस्टर मित्तल को इनवाइट करने की हिम्मत की है। उद्धरण। सीईओ ने कहा, वैसे ये शेफाली है कौन? उनके फेस पर परेशानी के भाव उतर आए थे। मैनेजर ने कहा, हमारी बैंक रिसेप्शनिस्ट है शेफाली जोशी। उद्धरण। सीईओ ने उस पर गरजते हुए कहा, व्हाट? रिसेप्शनिस्ट के कहने से तुमने इतने बड़े बिजनेस टाइकून को इनवाइट कर लिया? ओ माय गॉड। ये बोलकर सीईओ अपने माथे पर हाथ रखकर खड़े हो गए। इस वक्त उनके चेहरे पर परेशानी और गुस्से दोनों के भाव नजर आ रहे थे। मैनेजर ने उन्हें समझाते हुए कहा, सर शेफाली ने हमें कहा है कि मिस्टर मित्तल से उसके टर्म्स काफी अच्छे हैं और वह हमारे बैंक के इनविटेशन को कभी इनकार नहीं करेंगे। सीईओ ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम्हें बैंक का मैनेजर किसने बना दिया इडियट? इतना बड़ा बिलियनियर एक मामूली सी रिसेप्शनिस्ट के साथ क्या टर्म्स रखेंगे? मुझे लगता है हमने यहाँ मिस्टर शास्त्री को इनवाइट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अगर मिस्टर रेहान यहाँ वक्त पर नहीं पहुंचे तो यकीन मानो वह शेफाली अपने काम से तो जाएगी ही, साथ में मैं तुम्हें भी फायर कर दूंगा। मैनेजर उनकी बात सुनकर थोड़ा घबरा गया। फिर उसने उन्हें समझाते हुए कहा, सर मैं अभी शेफाली से मिस्टर रेहान का स्टेटस कंफर्म करता हूँ, यू डोंट वरी सर। सीईओ गुस्से में बोला, तुम लोगों को पता नहीं कि आज तुम लोगों की बेवकूफ़ी का खामियाजा मुझे और इस बैंक को कितना बड़ा नुकसान उठाकर भुगतना पड़ सकता है। मैनेजर चुपचाप उनकी बात सुन रहा था। फिर सीईओ ने उस पर चिल्लाकर कहा, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और जाकर शेफाली से कंफर्म करो। ओके सर। यह बोलकर मैनेजर वहां से चला गया। शानोन दूर से शेफाली को घूर कर देख रही थी। इस वक्त उसके साथ बैंक के कुछ लोग मौजूद थे। शानोन शेफाली की ओर इशारा कर उसने कहा, क्या ये लड़की भी बैंक में जॉब करती है? कोई कुछ बोल पाता कि उसके पहले ही उनके साथ मौजूद दूसरे एम्प्लॉय का जवाब आया, जी हाँ, ये हमारी बैंक की रिसेप्शनिस्ट है, बहुत अच्छी लड़की है। ये बात सुनकर शानोन ने अपने हाथ में रखे कोल्ड ड्रिंक खत्म की और मन में सोचने लगी, ओ तो ये रिसेप्शनिस्ट है। उधर मैनेजर शेफाली के पास पहुंचकर बोला, शेफाली 7 बजे बजने वाले हैं, मिस्टर रेहान मित्तल अब तक क्यों नहीं आए? शेफाली ने जवाब दिया, सर हो सकता है कहीं ट्रैफिक में फंस गए होंगे। मैनेजर ने गहरी सांस ली और कहा, देखो तुमने मुझे अश्योर किया था कि मिस्टर रेहान मित्तल हमारा इनविटेशन कभी डिनाई नहीं करेंगे, और तुम पर भरोसा कर हमने उनके लिए इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तुम्हें पता है मिस्टर शास्त्री भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे सीईओ भी यहाँ मौजूद है, वह लोग बार बार मिस्टर मित्तल के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं। मैनेजर के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। शेफाली ने कुछ सोचकर कहा, सर मुझे लगता है मिस्टर रेहान किसी काम में फंस गए होंगे, शायद इसीलिए उन्हें आने में लेट हो रहा। मैनेजर ने गुस्से से शेफाली को देखा और कहा, तुम उन्हें फोन लगाओ और उनका स्टेटस पता करो, अगर वह नहीं आई ना तो मानकर चलो तुम्हारे साथ साथ मेरी भी नौकरी हाथ से जाएगी। ये सुनकर शेफाली बोली, नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं होगा, मुझे यकीन है मिस्टर रेहान जरूर आएंगे। मैनेजर ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारा कंफर्मेशन चाहिए कि मिस्टर रेहान यहाँ आ रहे हैं या नहीं। शेफाली ने घबराते हुए कहा, ओके ओके सर, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ। ये बोलकर शेफाली ने अपने हैंड पर्स से अपना मोबाइल निकाला और रेहान का नंबर डायल करने लगी। मैनेजर वहां से जा चुका था। रेहान के फोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। उसके फोन रिसीव ना करने की वजह से शेफाली घबरा गई। वो खुद से बात करते हुए बोली, रेहान मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं वह किसी बड़ी प्रॉब्लम में तो नहीं? मुझे एक बार फिर उसका नंबर ट्राई करना चाहिए। ये सोचकर उसने एक बार फिर रेहान का नंबर ट्राई किया, लेकिन अब रेहान का फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। उसका फोन ना लगने की वजह से शेफाली बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने खुद से बात करते हुए कहा, कम ऑन कार्तिक, पिक अप द फोन। फिर कुछ सोचकर उसने रेहान को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया और अपना फोन हाथ में पकड़कर सोचने लगी, आई एम श्योर वो जैसे ही मेरा मिस कॉल देखेगा मुझे कॉल बैक करेगा। वह उलझन में रेहान के आने का वेट कर रही थी कि तभी वहां शानोन पहुंची। उसने शेफाली को देखकर कहा, ही। शेफाली हैरानी भरी नजर से उसे देखने लगी। तभी शानोन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये सुन शेफाली अपनी सीट से उठकर खड़ी हो गई और बिना इंटरेस्ट दिखाए बोली, जी हाँ मैंने आपको देखा, आप मिस्टर शास्त्री की डॉटर हैं। ये बोलकर शेफाली की नजरें एक बार फिर पार्टी हॉल के बड़े से डेकोरेटेड एंट्रेंस की ओर चली गई। शानोन ने उसे दूसरी ओर देखते हुए देखा और तिरछी स्माइल करती हुई बोली, क्या बात है, किसी स्पेशल के आने का वेट कर रही हो? शेफाली का जवाब आया, जी हाँ, आई एम वेटिंग फॉर समवन।
शानोंग अपनी आईब्रो उचकाकर पूछने लगी, वैसे क्या मैं जान सकती हूँ वह समवन कौन है? शेफाली ने स्माइल किया और कहा, बस अभी वह आते ही होंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। ये बोलकर शेफाली एक्सक्यूज मी कह वहां से दूसरी ओर चली गई। उसके जाने के बाद शानोंग ने खुद से बात करते हुए कहा, मिस शेफाली, आज हम दोनों एक ही छत के नीचे हैं तो मेरा तो फर्ज बनता है तुम्हें सबक सिखाने का। ये बोलकर वह स्माइल करने लगी। मिस्टर शास्त्री ने सीईओ की ओर देखकर कहा, अब तक मिस्टर मित्तल क्यों नहीं आए, क्या आप इसकी वजह बता सकते हैं? सीईओ थोड़ा हकलाते हुए बोले, वह दरअसल आते ही होंगे, ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। सीईओ के साथ बैंक मैनेजर भी मौजूद थे। सीईओ ने मैनेजर को आंखों से कुछ इशारा किया तो मैनेजर ने भी उन्हें आंखों कुछ इशारा कर दिया। तभी उन दोनों की इशारेबाजी शास्त्री ने नोटिस ली। मिस्टर शास्त्री ने अपनी ड्रिंक फिनिश की और सीईओ की ओर देखकर कहा, मैं यहाँ आप दोनों की इशारेबाजी देखने नहीं आया हूँ। करोड़ों का टर्नओवर है मेरा, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग पोस्टपोन करके आया हूँ मिस्टर मित्तल से मिलने के लिए, लेकिन आप दोनों की मेहमान नवाजी ही खत्म नहीं हो रही है। उनकी बात सुनकर मैनेजर ने तुरंत कहा, सर आप तब तक प्लीज पार्टी एंजॉय कीजिए, ही इज ऑन द वे, बस आते ही होंगे। मिस्टर शास्त्री ने मैनेजर को घूर कर देखा और कहा, देखो मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने नहीं आया हूँ, मुझे मिस्टर मित्तल से मिलना है, अंडरस्टैंड? मैनेजर ने हाँ में सर हिला दिया और अपने चेहरे पर फेक स्माइल देकर बोला, जी सर, बस वह कुछ ही देर में यहाँ पहुँचते ही होंगे सर, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ, एक्सक्यूज मी। ये बोलकर मैनेजर वहां से शेफाली को ढूंढते हुए उसके पास चला गया। उसके जाने के बाद मिस्टर शास्त्री ने गुस्से में सीईओ की ओर देखकर फिर कहा, देखिए अगर आज मेरी मिस्टर मित्तल से मुलाकात नहीं हुई तो आपको पता है मैं रातों रात आपके बैंक के शेयर डाउन कर सकता हूँ। सीईओ ने थोड़ा परेशान होकर कहा, सर प्लीज बस वह आते ही होंगे। उद्धरण चिन्ह। अब 8 बजने वाले थे। शेफाली पार्टी हॉल के एंट्रेंस में मौजूद थी और बार बार वह बाहर की ओर देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, रेहान अब तक क्यों नहीं आया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था, मैं उसे फिर से फोन ट्राई करती हूँ। ये बोलकर शेफाली में एक बार फिर रेहान का नंबर डायल किया, लेकिन उसका फोन अब तक कवरेज के बाहर था। शेफाली ने परेशान होकर खुद से कहा, कहाँ रह गया ये रेहान, मेरे पास नील का नंबर भी नहीं है, कैसे उसके बारे में पता करूं, वो कहाँ है? तभी वहां मैनेजर पहुंचा। मैनेजर को देखते ही शेफाली में झूठी हंसी हंसते हुए कहा, बस वहां रहे हैं, एक्चुअली दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं, वहीं फंस गए हैं। ये लास्ट लाइन उसने थोड़ी धीमे से कही थी। मैनेजर उसे खा जाने वाली गुस्से भरी नजरों से देख रहा था। शेफाली ने झूठी हंसी में हंसते हुए कहा, क्या बात है सर, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? मैनेजर ने दांत पीसकर कहा, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन करने के पहले खुद का दिमाग यूज कर लेना चाहिए था, तुम्हारी बेवकूफ़ी बहुत भारी पड़ने वाली है हम पर। शेफाली ने फेक स्माइल देकर कहा, नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अभी बस वह आते ही होंगे। मैनेजर ने एक बार फिर उसे गुस्से भरी नजरों से देखा और वहां से चला गया। शेफाली से कुछ दूर खड़ी शानोंग ये सब देख रही थी और उसने मैनेजर की बातें भी सुन ली थी। एक बार फिर वह शेफाली के पास पहुंचकर बोली, क्या बात है, मैं काफी देर से नोटिस कर रही हूं कि तुम बहुत परेशान हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूं। ये कहते वक्त शानोंग शेफाली को ऊपर से नीचे तक घूर कर देख रही थी। शेफाली ने अपने चेहरे पर क्यूट सी स्माइल दी और अपनी स्वीट से आवाज में उसने कहा, नो थैंक्स, यू एंजॉय द पार्टी। ये बोलकर शेफाली एक बार फिर वहां से चली गई। शेफाली एंट्रेंस गेट पर मौजूद थी। कुछ देर में मैनेजर एक बार फिर शेफाली के पास पहुंचा। इस बार उसके साथ सीईओ भी मौजूद थे। सीईओ मैनेजर के साथ देखकर शेफाली ने खुद से बात करते हुए कहा, बेटा शेफाली, इस बार तो तू गई, ये रेहान तेरी नैया डूबा। शाम के 8:30 बज चुके थे। शेफाली पार्टी हॉल के एंट्रेंस में मौजूद थी और बार बार वह बाहर की ओर देख रही थी। उसने खुद से बात करते हुए कहा, रेहान अब तक क्यों नहीं आया, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। वह ये बड़बड़ कर ही रही थी कि तभी एंट्रेंस पर उसकी नजर पड़ी। रेहान एंट्रेंस के गेट से टिकर खड़ा था और शेफाली को देखकर मुस्कुरा रहा था। मिस्टर शास्त्री के साथ मौजूद शानोंग की नजर भी सिर्फ शेफाली पर ही थी। रेहान को अचानक से वहां देखकर वो बड़बड़ाते हुए धीरे से बोली, ये भिखारी इस पार्टी में क्या कर रहा है? रेहान को देखकर शेफाली ने खुश होकर कहा, मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगे। रेहान खुशी से उसे जवाब देते हुए बोला, हाँ मुझे तो आज यहाँ आना ही था, किसी खास से मिलने। ये बोलकर वह मिस्टर शास्त्री की ओर देखने लगा। शेफाली आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही बैंक के सीईओ ने मिस्टर शास्त्री के साथ हाथों में बोके लेकर रेहान के पास पहुंचकर गर्मजोशी से उसका वेलकम किया। शानोंग ये सब देखकर हैरान हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चल क्या रहा है। रेहान को देखकर सीईओ ने कहा, सर आज आपने यहाँ आकर हमारी पार्टी में 4 चांद लगा दिया। रेहान ने जवाब में एक धीमी मुस्कान दे दी। एक तरफ सीईओ खुद रेहान को वहां मौजूद लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे तो दूसरी तरफ मिस्टर शास्त्री अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से रेहान को मक्खन लगाने में कोई कमी नहीं कर रहे थे। वहां मौजूद शानोंग ये सब देखकर काफी हैरान थी। उसने बैंक के एक एम्प्लॉय को रोककर रेहान की ओर इशारा कर पूछा, ये लड़का कौन है और आप लोग इसे इतना स्पेशल ट्रीट क्यों कर रहे हैं?
उस एम्प्लॉय ने खुशी से कहा, मैडम ये मित्तल एम्पायर के इकलौते वारिस मिस्टर रेहान मित्तल है। ये बताकर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद शानोंग ने बड़ी हैरानी खुद से बात करते हुए कहा, आई कांट बिलीव इट। जरूर इस रेहान ने इस लड़की के साथ मिलकर कोई लंबी चाल चली होगी। रेहान मिस्टर शास्त्री के साथ मौजूद था। वो रेहान से अपने कई बड़े प्रोजेक्ट डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी शानोंग वहां पहुंची। उसे वहां देखकर मिस्टर शास्त्री ने उसे रेहान से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा, ये मेरी बेटी है। इतना कहते ही शानोंग तुरंत बोल पड़ी, हाय रेहान। ये सुन मिस्टर शास्त्री हैरान हो गए। वो बोले, अरे बेटी क्या तुम इन्हें जानती हो? शानोंग कुछ कहने ही वाली थी कि तभी रेहान ने जवाब दिया, जी मैं इन्हें बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उसके कहने की स्टाइल में उसका गुस्सा झलक रहा था। मिस्टर शास्त्री ने हैरान होकर कहा, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर रेहान ने शानोंग को घूरते हुए मिस्टर शास्त्री से बोला, आपने मुझे जो डील ऑफर की है उसके बारे में मैं सोचूंगा, अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। ये बोलकर वो वहां से शेफाली की ओर चला गया। उसके जाते ही मिस्टर शास्त्री ने हैरान होकर कहा, अचानक क्या हो गया इस लड़के को? इस बीच शानोंग की नजर रेहान और शेफाली पर थी। उसने कहा, डैड आपको इसके बारे में पता लगाना चाहिए। मिस्टर शास्त्री ने जवाब दिया, बेटी मैंने अच्छे से पता लगा लिया है, ये तो साक्षात कुबेर है। अपने डैड को रेहान पर इस तरह लट्टू होते देख शानोंग मुंह बनाकर वहां से चली गई। जब तक वो शेफाली के पास पहुंची, रेहान वहां से जा चुका था। शानोंग ने कुछ सोचा और शेफाली की ओर देखकर वो खुद से बात करते हुए बोली, बहुत स्वीट बनने की एक्टिंग करती है ना ये लड़की, अभी उसकी सारी शुगर कोटिंग निकालती हूँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसके करीब से एक वेटर निकला। उसके हाथों में कोल्ड ड्रिंक और ब्लैक आइस टी की ट्रे थी। उसने इशारा कर उस वेटर को रोक, उस ब्लैक आइस टी की गिलास में थोड़ी स्कॉच मिक्स कर दी और गिलास लेकर रेहान की ओर जाने लगी। शानोंग को देखकर शेफाली वहां से उठकर दूसरी ओर जाने लगी कि तभी शानोंग ने उसका हाथ पकड़ा लिया और कहा, कम ऑन शेफाली, मैं जानती हूँ यू डोंट लाइक मी, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। यू आर सच अ नाइस गर्ल। क्या हम पुरानी बातें भूलकर अपनी दोस्ती की नई शुरुआत कर सकते हैं? देखो प्लीज मना मत करना। ये बोलकर उसने स्वीट सा फेस बना लिया ताकि शेफाली उसकी बात टाल ना पाए। शेफाली ने कुछ सोचा और स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शानोंग ने भी उसे शेक हैंड किया और उसे वो ब्लैक आइस टी का ग्लास पास करते हुए कहा, ये लो हमारी न्यू फ्रेंडशिप की शुरुआत के नाम। शेफाली ने हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। शानोंग ने हंसते हुए कहा, लेकिन ये तो ब्लैक आइस टी है, इसमें अल्कोहल नहीं है। शेफाली ने अपनी आईब्रो उचकाकर दोबारा कहा, सीरियसली? शानोंग ने जवाब में स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया तो शेफाली ने भी उसके हाथों से वो गिलास ले लिया। शेफाली को लगा कि शानोंग सीरियसली उससे फ्रेंडशिप करने आई है, इसलिए वो भी उस ब्लैक आइस टी को बिना किसी शक के पी गई। उसने जैसे ही टी खत्म की उसका सर हल्का घूमने लगा और वो चेयर पर चुपचाप बैठी थी। वो अपना सर पकड़ते हुए बोली, ये मुझे कुछ, और फिर उसे धीरे धीरे नशा चढ़ने लगा। ये देखकर शानोंग स्माइल करते हुए वहां से दूसरी ओर चली गई। कुछ ही पल में रेहान की जब उस पर नजर पड़ी तो उसने अपने दोनों हाथ हिलाकर उसे अपने करीब बुलाने की कोशिश की। इस वक्त रेहान काफी लोगों से घिरा था, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो शेफाली को देखकर समझ गया कि वह ठीक नहीं है, इसलिए वो धीरे से उन्हें एक्सक्यूज मी बोल वहां से बाहर निकल आया। शेफाली के पास आकर उसने कहा, तुम इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रही हो? शेफाली अजीब तरह से हिलते हुए रेहान से बोली, मैं क्या कर रही हूँ? रेहान ने उसे अपने कंधे का सहारा देते हुए उठाया और कहा, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए, तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बोलकर रेहान उसे वहां से बाहर ले आया। शेफाली रेहान के कंधे का सहारा लेकर वहां से गार्डन एरिया की ओर चली गई। उनके वहां से बाहर जाने के बाद शानोंग ने वहां मौजूद वेटर को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया तो वेटर ने भी हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया। उधर गार्डन एरिया में पहुंचते ही रेहान ने शेफाली को देखकर कहा, शेफाली कितने शॉट्स लगाए हैं तुमने? शेफाली ने अपने गले की चुटकी लेकर कहा, माता रानी की कसम मैंने कभी शराब नहीं पी। ये बोलकर शेफाली ने रेहान के शूज पर वॉमिट कर दिया। रेहान उसकी पीठ सहलाने लगा और थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, जब तुमसे अल्कोहल बर्दाश्त नहीं होती तो तुमने पी क्यों? शेफाली ने उसकी ओर देखकर नशे में कहा, मैंने माता रानी की कसम खाई तब भी तुम मुझ पर यकीन नहीं करते। ये बोलकर वो जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर रेहान ने कहा, ओके ओके तुम प्लीज रोना बंद करो, आई विल ड्रॉप यू। शेफाली ने हंसते हुए कहा, नो होम, आई डोंट हैव होम। ये बोलकर वो आसमान की ओर जोर से देखकर हंसने लगी। फिर उसने रेहान का कॉलर पकड़कर उसे भी आसमान की ओर इशारा किया और कहा, दैट इज मून, से हाय। रेहान सर पर हाथ पटक आसमान की ओर देखते हुए बोला, ही मून, अब चले। ये बोलकर वो उसे होटल की पार्किंग में लेकर आ गया, जहां उसकी लैम्बोर्गिनी में उसका ड्राइवर पहले से मौजूद था। रेहान ने बड़ी मुश्किल से उसे गाड़ी की पिछली सीट में बिठा दिया और फिर खुद भी उसके पास वाली सीट में आकर बैठने लगा।
तभी अचानक उसे एक अजीब सी आहट आई। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। उसने हर तरफ नजरें घुमाकर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। इस वजह से गाड़ी में बैठ उसने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। इस बीच उसने शेफाली से कई बार उसके घर का एड्रेस पूछने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुंध शेफाली उसे हर बात बता रही थी, सिवाय अपने घर के एड्रेस के। रेहान मन में सोचने लगा, अब इस समय कहाँ लेकर जाऊं इसे। हॉस्टल लेकर जाना तो पॉसिबल नहीं है, और अगर मैं पैलेस लेकर गया तो अंकल चौहान मेरे बारे में क्या सोचेंगे। समझ नहीं आ रहा कहाँ लेकर जाऊं। वह ये सोच रहा था कि तभी उसकी नज़र होटल मारियट पर पड़ी, जो कि हाईवे पर ही था। होटल बाहर से देखने में काफी शानदार था। उसने सोचा ये जगह ही सही है, और फिर गाड़ी होटल के बाहर रुकवाए और ड्राइवर को भेज दिया। शेफाली ने अब तक उसे अपनी आधी हिस्ट्री तो बता ही दी थी। उसकी बड़बड़ से रेहान थोड़ा इरिटेट हो गया था। उसने शेफाली से कहा, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप होके। उसकी डांट सुन शेफाली ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और फिर किसी बच्चे की तरह बोली, कार्तिक यू आर गुड बॉय। तब तक ड्राइवर वापस आया और रेहान से बोला, मैंने पता कर लिया है, चलिए। और फिर वो रिसेप्शन पर रूम बुक करने चले गए। वहां मौजूद मैनेजर रेहान और शेफाली को बहुत अजीब नजरों से देख रहा था, लेकिन रेहान उसे इग्नोर कर अपने रूम में पहुंच गया। रूम में सभी जरूरत की चीजें मौजूद थी। रेहान ने शेफाली को संभाल कर बेड पर लिटा दिया, लेकिन शेफाली जैसे ही बेड पर लेटी उसने रेहान की टी शर्ट का कॉलर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। तभी रेहान ने खुद को छुड़ा लिया और गहरी सांस लेकर अपने बालों को पीछे धकेलते हुए कोने में रखे सोफे पर बैठ गया और सोती हुई शेफाली को देखने लगा। अगली सुबह 7 बजे रेहान सोफे पर सोया हुआ था। सनलाइट फेस पर पड़ते ही रेहान की नींद खुली और नींद खुलते ही उसने एक नज़र शेफाली पर डाली, जो कि अब तक गहरी नींद में सो रही थी। रेहान ने अपनी घड़ी में समय देखा और अंगड़ाई लेते हुए उठकर बैठ गया। शेफाली को गहरी नींद में देखकर उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और धीरे से रूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलकर उसने शेफाली को व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दिया। 2 घंटे बाद जब शेफाली की नींद खुली तो खुद को न्यू प्लेस में देखकर वह हड़बड़ा कर बैठ गई। फिर उसने खुद से बात करते हुए कहा, मैं यहाँ होटल रूम में कैसे आए? ओ माय गॉड, ये सोचकर वह परेशान होने लगी। तभी उसकी नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी, जो कि बेड के साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसने अपना मोबाइल चेक किया, जिसमें रेहान का व्हाट्सएप मैसेज था। उसमें लिखा था, गुड मॉर्निंग शेफाली, कल रात तुम मेरे साथ थी, तुम गहरी नींद में थी, इसलिए तुम्हें नींद से जगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये मैसेज पढ़कर शेफाली हैरान रह गई और खुद से बात करते हुए बोली, कल रात क्या हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं। ये सोचकर वह परेशान होने लगी। उसने रेहान का नंबर डायल किया, लेकिन इस वक्त वह कॉलेज में था, इसलिए उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर रखा था। रेहान मोबाइल का स्विच ऑफ होने से शेफाली और भी ज्यादा परेशान हो गई। फिर उसने अपने बालों को पीछे की ओर करते हुए कहा, आई शुड टॉक टू हिम। ये बोलकर उसने अपना हैंडपस उठाया और रेहान से मिलने कॉलेज पहुंच गई। वो कॉलेज कैंपस के बाहर रेहान के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर बाद उसे बिल्डिंग से रेहान अपनी ओर आता दिखाई पड़ा। उसे देखकर शेफाली मन में सोचने लगी, पता नहीं कल हमारे दरमियां क्या हुआ होगा, क्या किया होगा इसने। तब तक रेहान उसके पास पहुंचा और उसे देखकर उसने कहा, हे शेफाली, क्या तुमने शावर नहीं लिया? कल रात भी तुमने यही ड्रेस पहनी हुई थी ना? शेफाली के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने कांपते होठों से कहा, क्या हुआ था कल हमारे बीच? उसकी ये बात सुनकर रेहान सवालिया नजरों से उसे देखने लगा। शेफाली ने एक बार फिर रेहान को देखकर सीरियस होकर कहा, कहो ना रेहान, कल रात हमारे बीच क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद नहीं है। उसे देखकर रेहान ने कहा, कल रात तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और अपने होश में भी नहीं थी। शेफाली उसकी बात सुनकर अपनी नजरें नीचे करती हुई बोली, और क्या हुआ था? रेहान ने कहा, तुमने उल्टियां की थी। शेफाली ने थोड़ा सीरियस होकर कहा, और क्या हुआ? तो रेहान हंसते हुए बोला, तुम सुनना क्या चाहती हो? हाँ। उसके बाद तुम पूरी तरह बहक चुकी थी। तुम्हारे कलीग पर गलत इंप्रेशन ना पड़े इसलिए मैं तुम्हें लेकर पार्टी से निकल गया, लेकिन कल तुम इतनी ज्यादा ड्रंक थी कि तुम अपना घर का एड्रेस भी नहीं बता पा रही थी, इसलिए मैं तुम्हें लेकर होटल रूम में चला गया। तुम बेड पर आराम से सो गई और मैं सोफे पर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। शेफाली ने उसे देखकर स्माइल किया और कहा, पता नहीं कल शनो ने मुझे ब्लैक आइस टी पिलाई और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। सीधे सुबह ही मेरी नींद खुली। शानोंग का नाम सुनकर रेहान ने अपनी भौहें सिकुड़कर कहा, वॉट? तुमने शानोंग के हाथों से ड्रिंक ली? शेफाली का जवाब आया, हाँ, उसने जबरदस्ती मुझे पिला दिया। उसमें अल्कोहल मिक्स किया था। रेहान उसके सर पर टपली मारकर बोला, इडियट, तुमने उसके हाथों से ड्रिंक ली ही क्यों? वह तो अच्छा हुआ कल मैं वहां था, अगर मैं ना होता तब तुम क्या करती? शेफाली उसे खोई हुई नजरों से देख रही थी। रेहान ने अपनी घड़ी में समय देखकर कहा, चलो मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करना है, अपना ध्यान रखना, बाय। ये बोलकर वह बगैर शेफाली का जवाब सुने वहां से चला गया।
उसके जाने के बाद शेफाली ने भी अपने सर पर टुपली मारकर कहा, मैं भी कितनी इडियट हूँ, इस तरह बातें कर रही थी मैं शानोन से हाउस टू पडायम। कुछ समय बाद शेफाली रेडी होकर बैंक जा चुकी थी। वो जैसे ही अपने डेस्क पर पहुंची तुरंत वहां HR और मैनेजर भी आ गए उसके पास। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। उन्हें गुस्से में देखकर शेफाली बहुत ज्यादा घबरा गई। रेहान के कॉलेज में उससे मुलाकात के बाद शेफाली अब काफी रिलैक्स थी। वह बहुत खुशनुमा मूड में ऑफिस पहुंची थी। बैंक में एंटर करते ही गार्ड ने उसे कहा कि उसे मैनेजर सर ने बुलाया है। जब वह चेंबर में पहुंची तो HR सर के साथ बैंक मैनेजर वहां पहले से चेहरे पर गुस्सा लिए बैठे हुए थे वहीं पर थे। उनके एक्सप्रेशन देखते ही शेफाली समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले कि वह उनसे पूछती कि क्या हुआ है, वह दोनों उस पर बरसने लग गए। मिस शेफाली, आपको वर्क एथिक्स का कुछ लिहाज है भी कि नहीं? शेफाली के HR ने लगभग चिल्लाते हुए उसे कहा। उन्हें इस तरह चिल्लाते सुन शेफाली हक्की बक्की रह गई कि आखिर ऐसी क्या बात है जो उस पर इस तरह से चिल्लाया जा रहा है। उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, सर मैंने क्या किया? इस बार HR की जगह मैनेजर बोला, मैंने क्या किया? अभी भी तुम पूछ रही हो कि मैंने क्या किया? डिस्गस्टिंग। मिस शेफाली, मिस्टर रेहान मित्तल हमारे बैंक के बहुत प्रेस्टिजियस क्लाइंट हैं और हम अपनी काबिलियत और अपनी सर्विसेज के बल पर उनके साथ जुड़े हैं। इसलिए नहीं कि हम लड़कियों को भेजते हैं या उनका एंटरटेनमेंट करते हैं। जिस तरीके से कल तुम उनके साथ देखी गई हो, तुम्हारी रेपुटेशन का तो पता नहीं पर तुम यकीनन हमारे बैंक की रेपुटेशन पर बहुत बड़ा दाग बन गई हो। खुद पर इस तरह के इल्जाम सुनकर शेफाली एकदम सुन्न रह गई। उसका माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। वह कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो मन में सोच रही थी, आखिर इन्हें कैसे पता चला कि कल मैं रेहान सर के साथ थी? जरूर किसी ने मेरी शिकायत की होगी, पर जैसा ये समझ रहे हैं वैसा नहीं है। मैं कैसे समझूं इन्हें? मैनेजर के चुप होते ही HR ने शेफाली को हड़काना शुरू कर दिया। कैसी कैसी तो तस्वीरें वायरल हो रही हैं तुम्हारी कल रात की। अरे जरा अपनी जॉब का तो सोचती, तुम्हें इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है इस बैंक में, ये सब तमाशा खड़ा करने के लिए। शेफाली अब तो और भी हैरान थी। मेरी फोटो, वो भी रेहान सर के साथ। पर किसने खींची मेरी फोटो? ये भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ये सब सोचते हुए उसके माथे से पसीना आ रहा था। सर वो ऐसा नहीं जैसा उसने कुछ कहने की कोशिश की ही थी कि तभी HR ने अचानक अपनी टेबल पर ही एक पेपर फेंका और कहा, अपना रेसिग्नेशन साइन करिए। ये सुन शेफाली वही पत्थर की तरह जम गई और आंखें फाड़ उन्हें देखती रही। तभी HR ने पेपर पर हाथ मरते हुए दोबारा बड़ी सख्ती से कहा, हाँ सिग्न करिए। आपकी जैसी लड़कियों को खूब समझते हैं हम, बिलियनियर को फंसाने के लिए कितना गिर जाती हैं। और अब जब मिस्टर रेहान को तुम्हारी इस घिनौनी साजिश का पता चलेगा तब देखना वो क्या हाल करेंगे तुम्हारा। शेफाली की आंखों में आंसू आ गए। इस तरह के इल्जाम, इतनी इंसल्ट से उसने सोचा भी नहीं था कि उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है। दरअसल हुआ यूं था कि शानोन ने उसके ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था और रेहान ने उसको पब्लिक तमाशा बनने से बचाया। बात सिर्फ इतनी ही थी, पर आखिर उसकी फोटो किसने खींची होगी, ये बात उसे अब समझ आई। वह समझ गई कि उसको प्लान तरीके से फ्रेम किया गया था ताकि जानबूझकर इस तरह के हालात पैदा करके उसकी और रेहान की तस्वीरें ली जा सके। उन दोनों की रेपुटेशन को खराब करने के लिए उनके अगेंस्ट प्लॉटिंग की गई। ये समझ आते ही शेफाली ने एक बार फिर कहना चाहा, सर आप प्लीज मेरी बात सुनिए। कल रात मिस्टर शास्त्री की बेटी शानोन ने मेरे कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल मिला दिया था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी ड्रिंक में अल्कोहल है। मैं उसे हैंडल नहीं कर पाए। मिस्टर रेहान सिर्फ मेरी मदद कर रहे थे और अब भी मिस्टर रेहान रेपुटेशन खराब करके तसल्ली नहीं मिली तुम्हें, जो हमारे दूसरे सबसे बड़े क्लाइंट मिस्टर शास्त्री की बेटी पर भी अंगुली उठा रही हो। हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। तुम अपना रेजिग्नेशन लेटर साइन करो और यहाँ से दफा हो जाओ। मैनेजर उसकी बात बिना सुने हुए बेहद गुस्से में बोला। उनके इस तरह लगातार चिल्लाने से अब शेफाली की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। शेफाली लगभग रोती हुए तेजी से उनके चेंबर से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। उसके आंखों से फुट फुट कर आंसू बह रहे थे। वो लगभग उनके चैम्बर से बाहर निकली ही थी कि अचानक वो किसी से टकरा गई। उसने सर उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि रेहान ही था। चौहान अंकल ने रेहान को बैंक कुछ जरूरी कागज साइन करने के लिए भेजा था। रेहान को देखकर शेफाली बुरी तरह चौंक गई कि वो आखिर यहाँ कैसे और क्यों। शेफाली को रोता देखकर रेहान भी हैरान रह गया। उसने पूछा, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? शेफाली ने रोते रोते रेहान को कहा, मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। रेहान ने बेहद हैरानी से पूछा, पर क्यों? शेफाली ने उसे बताया, रात तुम्हारी और मेरी कुछ पिक्चर्स शानोन ने धोखे से ली होंगी। वही फोटोज उसने वायरल कर दी हैं। इन लोगों का कहना है कि मेरी वजह से बैंक की रेपुटेशन खराब हो रही है और इनके सबसे बड़े क्लाइंट रेहान मित्तल यानी तुम्हारी भी। इसलिए इन्होंने मुझे अनएथिकल बिहेवियर के इल्जाम में रिजाइन करने को कहा।
ये सुन रेहान बहुत तेज गुस्से में झुंझलाया और बिना कुछ बोले सीधा चैम्बर के अंदर घुस गया। अंदर आ रहे रेहान और उसके पीछे शेफाली को देख एचआर और मैनेजर दोनों चौंक गए। इस बार रेहान ने उन्हें कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और घुसते ही गुस्से भरे अंदाज में उनसे बोला, यूं तो मैं खड़े खड़े आपके बैंक को तबाह कर सकता हूं, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं। और करने को तो मैं ये भी कर सकता हूं कि जहां आप शेफाली को निकाल रहे हैं वहीं मैं आप दोनों को इस बैंक से परमानेंटली निकलवा दूं, पर मैं ये भी नहीं करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको समझ यहाँ बैठकर ही आएगा। एक बात साफ सुन लीजिए, पहले तो शेफाली ने कुछ किया नहीं और अगर हम साथ होते भी तो यह उसका और मेरा निजी मामला है। शेफाली को प्रोफेशनलिज्म और वर्क एथिक्स सिखाने से पहले खुद सीखिए। किसी भी एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है यह आपके प्रोफेशनल लाइफ का मुद्दा नहीं है और ना होना चाहिए। आपको कोई राइट नहीं है इस तरह किसी एम्प्लॉय से उसकी निजी लाइफ के बारे में कुछ पूछने का। रेहान को इतना गुस्से में देख मैनेजर ने उसको बहुत मीठा बनते हुए कहा, मिस्टर रेहान, आपको डिसऑनर करने का हमारा कोई इरादा नहीं था, पर आप समझिए यह आपकी रेपुटेशन के लिए सही नहीं है। हमने इसलिए ये कदम उठाया। रेहान का गुस्सा अब आसमान छू रहा था। वह बहुत ही एग्रेसिवली बोला, मेरी रेपुटेशन की चिंता आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे कहाँ किसके साथ कैसे होना है, समझे आप। मैनेजर को समझ आ गया था कि रेहान बेहद गुस्से में है और अब बातें उल्टी पड़ सकती हैं। उसने चापलूसी करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर रेहान, हमें अंदाजा नहीं था कि शेफाली के साथ आपकी दोस्ती है और आपको इतना बुरा लगेगा। हम उसे वापस नौकरी पर रख लेते हैं। उसके ये कहते ही रेहान सार्कास्टिकली कहा, इक्वल्स ग्रेट, पर इतना बड़ा फेवर कि आप शेफाली को वापस जॉब पर रखें मुझे आपसे नहीं चाहिए। आप अपनी नौकरी अपनी जेब में रखिए और इस बात पर शुक्र मनाइए कि मैं आपको आपकी नौकरी पर रहने दे रहा हूँ। फिर शेफाली की ओर देखते हुए उसने कहा, चलो शेफाली, ऐसे लोगों के साथ तो मैं वैसे भी अब तुम्हें काम नहीं करने दूंगा। ये कहकर रेहान शेफाली को लेकर बाहर की तरफ चल दिया। अब तक इस चिल्ला चिल्ली से मैनेजर के चेंबर के बाहर बहुत सारे बैंक एम्प्लॉय जमा हो चुके थे। ये सब कुछ सब ने अपनी आंखों से देखा और सुना था। सारी भीड़ को चीरता हुआ रेहान शेफाली के साथ बैंक के बाहर की तरफ बढ़ गया। शेफाली रेहान को एकटक देख रही थी और सोच रही थी, हे माता रानी, आ जाने मैंने कौन से इतने अच्छे काम किए कि मुझे रेहान जैसा अच्छा दोस्त मिला। बैंक से बाहर आकर दोनों चुपचाप खड़े हो गए। रेहान ने फोन करके कार बुलाई। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उसके सबॉर्डिनेट्स उसके आसपास ही रहते थे। उसके फोन करते ही 2 मिनट में उसके सामने कार आकर खड़ी हो गई। रेहान ने हाथ से शेफाली को कार में बैठने का इशारा किया। कार में बैठकर वो सोच ही रहा था कि शेफाली। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। को कहां लेकर जाए कि इतने में ही शेफाली का फोन बज उठा। स्क्रीन पर हॉस्पिटल का नंबर देखते ही शेफाली एकदम से घबरा गई। उसने फटाफट फोन उठाया। उधर से उसे जो भी कहा गया उसे सुन उसका रंग उड़ गया और फोन उसके हाथ से अचानक छूट गया। रेहान ने जल्दी से फोन उठाया और वापस से फोन वाले से बात की और कहा, आप सारे अरेंजमेंट्स कीजिए, हम जल्द से जल्द वहां पहुंच रहे हैं। अब तक शेफाली फूट फूट कर रोने लगी थी। रेहान ने बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत शेफाली, सब ठीक हो जाएगा। शेफाली रोते हुए बोली, पर रेहान, कल हम बाबा को बिल्कुल ठीक छोड़कर आए थे, आज अचानक ऐसे कैसे हो गया? डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका लगभग कंप्लीट मेमोरी लॉस हो चुका है और वह अपने कमरे में रुकने को तैयार ही नहीं है। हिस्टेरिकल और वायलेंट बिहेव कर रहे हैं। रेहान ने अपनेपन से उसे समझाते हुए कहा, फिक्र मत करो शेफाली, जरूर यह कोई टेम्पररी प्रॉब्लम होंगी। अभी उन्हें कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, इस वजह से भी दिक्कत है। आई एम श्योर डॉक्टर्स इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। तुम एक काम क्यों नहीं करती? इस वक्त तुम जॉब की चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी तरह से पैसों की कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अभी सारा समय अपने पापा के साथ बिताओ और उनकी रिकवरी पर ध्यान दो। हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स होते ही हैं, पर किसी अपने का होना कितना जरूरी है यह मैं जानता हूँ। इसलिए इस वक्त तुम और कुछ भी मत सोचो, सिर्फ और सिर्फ अपने बाबा के साथ रहो और उनका ध्यान रखो। अपने दोस्त की बात मानो शेफाली। ये सब सुन शेफाली भावुक होकर रेहान के गले लग गई और रेहान उसको एक छोटे बच्ची की तरह दिलासा देने लगा। थोड़ी देर बाद शेफाली और रेहान हॉस्पिटल में थे। रेहान ने डॉक्टर से बात की और सारे जरूरी अरेंजमेंट्स लेने के लिए उन्हें कहा। साथ में ये भी हिदायत दी कि वह किसी भी तरीके से पैसे की फिक्र ना करें और बाबा को बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दें। शेफाली को उसके बाबा के कमरे में छोड़कर रेहान अब वापस अपने कॉलेज की तरफ चल दिया। आधा दिन बैंक और शेफाली को उसके पापा के पास हॉस्पिटल छोड़ने में ही निकल गया था। जब तक रेहान कॉलेज पहुंचा, लंच टाइम हो चुका था। उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। उसने नील को फोन किया तो नील ने कहा कि वह कैंटीन में ही है। रेहान ने उसे बोला कि वह वहीं आ रहा है।
कैंटीन में काफी भीड़ थी। न्यू एडमिशंस हुए थे जिसकी वजह से पूरे कैंटीन में खुशनुमा माहौल था। भीड़ में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। नील रेहान को कैंटीन के बाहर ही मिल गया। अंदर जाकर रेहान ने ऑर्डर दिया और दोनों अपनी अपनी प्लेट हाथ में लिए सोच रहे थे कि कहाँ बैठें। दूर तक कहीं कोई सीट खाली नहीं थी सिवाय एक के। तभी रेहान की नज़र कैंटीन के राइट कॉर्नर में अकेली बैठी एक लड़की पर गई। ना जाने क्यों उस लड़की को देख रेहान नील से बोला, नील वहाँ देख, ये तो वही लड़की है ना। हाँ यार, ये तो वही इंस्टाग्राम वाली लड़की है कियारा। यकीन नहीं होता ये यहाँ क्या कर रही है हमारे कॉलेज में। नील हैरानी से एकटक उस लड़की को देखते हुए बोला। तो रेहान कुछ सोचकर बोला, मतलब ये हमारे कॉलेज में ही पढ़ती है। कियारा इस समय कॉलेज में हॉट टॉपिक बनी हुई थी, लेकिन शेफाली के साथ प्रॉब्लम्स टैकल करने में रेहान इतना बिजी था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। कियारा ने इसी साल कॉलेज में बीए आर्ट्स में एडमिशन लिया था। वह जितनी सुंदर दिखती थी उससे कहीं ज्यादा सुंदर गाती भी थी। कैंटीन में बैठे अधिकतर लड़के उसे ही देख रहे थे। कोई उसको परी बुला रहा था तो कोई बाबी डॉल। लड़कों में उसको लेकर दिलचस्प बातें हो रही थी कि इस हॉट चिक को सेट कैसे किया जाए। कियारा जितनी खूबसूरत थी उतनी ही रिजर्व नेचर भी। कोई भी लड़का उसके पास जाते डर रहा था कि जाने वह कैसे ही रिएक्ट कर दे। कियारा का चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था। वह अकेली बैठी क्या सोच रही है इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं लग पा रहा था। सब अटकलें लगा रहे थे कि क्या बात कर ट्राई करें जिसे कहने से वह मुस्कुरा देगी। वहीं बैठे एक लड़के ने कहा, अकेली क्यों बैठी हैं? क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड है जिससे ब्रेकअप हुआ है? उद्धरण चिन्ह। और वहीं लड़कियों में भी उसी के बारे में चर्चा हो रही थी। वहां पास में बैठी एक लड़की बोली, यार इस कियारा में ऐसा क्या है जो सारे लड़के इसी से दोस्ती करना चाहते हैं? दूसरी ने जेलेसी से कहा, कपड़े देखो कितने ओल्ड फैशन है इसके, और मुंह तो देखो, ऐसे लटका कर बैठी है जैसे किसी की डेट में आए हो। तीसरी लड़की ने भी उतनी ही जेलेसी से कहा, इसका तो फिगर भी अट्रैक्टिव नहीं है। मेरा फिगर देखो एकदम परफेक्ट है, फिर भी पता नहीं क्यों सब इसी के पीछे घूम रहे हैं। कियारा खुद को मिलने वाली इस तरह की अटेंशन की इतनी यूज्ड टू थी कि इन सारी बातों से उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ रहा था। कैंटीन के कोने में अपनी खाने की प्लेट लिए वह चुप बैठी थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। जहां पूरा कैंटीन भरा था, कियारा की टेबल की 2 सीटें खाली थी। उसे देख नील ने भी रेहान के कान में कहा, यह अपनी हुस्न की मल्लिका आज अकेले कैसे बैठी है? रेहान ने कंधे उचका कर कहा, क्या पता, चल कर पूछे क्या बात है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नील एकदम चौंक कर बोला, अबे क्या पागल हो गया है? किसी को भाव नहीं देगी, वरना अब तक कोई तो आकर बैठा होता उसके पास। मुंह से कम बोलती है पर आंखों से ऐसे घूरती है कि चंडी माता की तरह खा जाएगी। तभी तो इतने सारे लड़कों में किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि उसकी टेबल पर चला जाए। तो क्यों यहाँ भरे कैंटीन में बेइज्जती कराने पर तुला है यार? कहीं और बैठ जाएंगे। मैं तो उस दिन बस तुझे छेड़ रहा था, तू तो सीरियस ही हो गया। लेकिन मैं फंसने नहीं दूंगा, चल। पर रेहान की नजर कियारा पर ही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आ तो सही यार, मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं होगा। रेहान ने अपनी प्लेट ली और सीधा भीड़ को चीरता हुआ कियारा के पास पहुंच गया। उसके ऐसा करने से वहां खड़े सभी लड़के चौंक गए और आपस में फुसफुसाने लगे। बहुत से लड़के नए थे जिन्होंने इसी सेशन में एडमिशन लिया था। वह रेहान को नहीं पहचानते थे। वह सब हैरान थे कि आखिर ये लड़का है कौन जो इतनी बोल्डली सीधा कियारा की टेबल पर चला गया है। वहीं भीड़ में बहुत से बच्चे रेहान को जानते थे कि रेहान का बैकग्राउंड क्या है। वह सब भी आपस में बात करने लगे। एक लड़का बोला, ओ तेरी की, साले फटीचे की हिम्मत देखो, सीधा उसके पास पहुंच गया। तो दूसरे लड़के ने कहा, क्या सोचकर उसके पास पहुंचा है? तब कोई तीसरा लड़का बोला, अभी देखना तू, 10 सेकंड के अंदर वह इसे लात मार के भगा देगी। फिर एक और आवाज आई, 10 सेकंड तो ज्यादा बोल रहा है तू, अगले 2 सेकंड में इसके मुंह पर चपेट पड़ने वाली है। वहां खड़े लड़के जब रेहान के लिए ये सब बात कर रहे थे तो नील को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका दिल किया उन लड़कों का मुंह तोड़ दे, पर वह भी सुनना खड़ा था कि कियारा अब क्या करेगी, सच में किसी को नहीं पता। कियारा जो अभी भी खिड़की के बाहर देख रही थी, रेहान बिल्कुल उसके पास जाकर बहुत ही पोलाइटली पूछा, मे आई जॉइन यू? कियारा ने इरिटेट होकर अपनी नजर घुमाई ये देखने के लिए कि उसे कौन परेशान करने आया है। रेहान को देखते ही वह बुरी तरह चौंक गई। तुम कौन? वह बेहद हैरान थी। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं रेहान, इस कॉलेज में स्टूडेंट, आपके साथ बैठकर लंच कर सकता हूँ। पर तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। कियारा ने एक बार फिर बड़ी सी स्माइल देकर चौंकते हुए कहा। कियारा अभी भी उसे हैरानी से रेहान को देख रही थी। उसको सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि वह अकेली बैठी जिसके बारे में सोच रही थी, वह लड़का अचानक उसके सामने यूं आकर खड़ा हो जाएगा, जैसे कोई जादू हो गया हो। देखा तो है ही, अरे अब तुम मुझे इसी तरह घूरती रहोगी तो मैं नर्वस हो जाऊंगा। रेहान ने उसे छेड़ते हुए कहा।
रेहान के ऐसा बोलते ही कियारा का चेहरा हया से गुलाबी हो गया। आसपास के लड़के लड़कियां जितना हैरान थे उससे कहीं ज्यादा हैरान नील था। नील को कोई अंदाजा नहीं था कि रेहान कियारा को पहले से जानता है, और जिस तरह कियारा रेहान की बात पर शर्माई थी, नील और ज्यादा हैरान हो सोचने लगा, क्या कियारा रेहान को पसंद करती है? कोष्टक उद्धरण चिन्ह। नील ने रेहान से कान में पूछा, यार तू इसे पहले से जानता है और तूने मुझे बताया भी नहीं, कब से चल रहा है ये सब? रेहान ने नील के पेट में हल्की कोहनी मारकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कियारा से फिर से पूछा, तो हम साथ में लंच कर सकते हैं ना? इस बार कियारा ने फौरन कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो ना। रेहान ने बैठते हुए नील को भी बैठने का इशारा किया और नील को कियारा से इंट्रोड्यूस कराया। कियारा, यह नील है, इस कॉलेज में मेरा इकलौता फ्रेंड और मेरा बेस्ट फ्रेंड भी, और यकीन करो दोस्ती की मीनिंग इस जैसे लड़के से ही जिंदा है। जीने मरने का सवाल हो या दुनिया में कोई भी मुश्किल आ जाए, ये हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। नील अपनी इतनी तारीफ